कैसे हो बेटा आप? यस। एक बार बताइए, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? आप मुझे देख पा रहे हैं? ठीक है। तो आज 2026 मंथन बैच की पहली क्लास है और बैच को स्टार्ट करने से पहले बात भी करेंगे, पर सबसे पहले आप ये बता दीजिए, क्या आप मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे हैं? जल्दी बताइए चैट में। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस यस यस। जिनके पास वॉइस का इशू है एक बार दोबारा से ज्वाइन करें। यस। होता है बेटा, कई बार बैच में जब बच्चे होते हैं ज्यादा तो कई बार आपको ऐसा लैग फील होता है। दोबारा ज्वाइन करो। यस। ठीक है, चालू करें, स्टार्ट करें। ठीक है। तो दो चीजें हैं बेटा जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले बेटा, आज पहली क्लास है तो मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो दोबारा ड्रॉप कर रहे होंगे, और बहुत सारे बच्चों का पहला ड्रॉप होगा। बॉटनी को लेकर मैं बताऊंगा, क्या आपने करना है वो बताऊंगा, और उसके साथ साथ मैं बेसिक आज आपका चालू करूंगा सेल, और वहां से आपका बेसिक बिल्डअप करूंगा। जो पेपर आया है नीट का इस बार, मेरी बात ध्यान से सुनना, नीट का इस बार जो पेपर आया है, खासकर फिजिक्स का मान लेते हैं, टफ से ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि जैसे जैसे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते जाएंगे पेपर आपको टफ फील होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि टाइम हमेशा अब कम ही रहने वाला है। इस बात पे शायद कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है कि टाइम जो होगा ना बेटा, अब आपको कम ही फील होगा, क्योंकि अब पहली बार ये पेपर 3 घंटे का हुआ था। इसीलिए हमें क्या करना है, टाइम पे पेपर खत्म करने की हैबिट डालनी है, और वो कैसे होगी? प्रैक्टिस से। तो इस बैच को आप दो तरीके से लेंगे। एक, हम ज्यादा से ज्यादा बेसिक और कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ेंगे। दूसरा, हम क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप भी टेस्ट दें तो टाइम लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डालें। सही है? यस यस, बताइए। यस। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस जो सॉल्व करने हैं ना हमें, वो टाइम लगाकर सॉल्व करने, नहीं तो होगा नहीं। सही है? ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं बेटा फटाफट से, जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। देखो कैसे स्टार्ट करेंगे आज बैच को। मैं एक टॉपिक, छोटा सा एक आपको बात समझाऊंगा। अगर आप मेरी बात समझ पाए तो आपको बहुत मजा आने वाला है इस बैच में। सुनो ध्यान से। जैसे क्या है, बायो में जो क्वेश्चंस आए हैं जिन्होंने बच्चों को परेशान किया, वो है स्टेटमेंट वाले। सेम चीज फिजिक्स में थी, सेम चीज केमिस्ट्री में थी। मैं यहां पर 4 स्टेटमेंट लिख के आपको दिखा रहा हूं। आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, तब आपको फील आएगा बायो को कैसे समझना है। फॉर एग्जाम्पल, साल्विया जो है, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस है, स्लैजिनेला होमोस्पोरस है। ये एक डाटा है प्लांट किंगडम का। समझो ध्यान से, आपको ये आना चाहिए, जरूरी नहीं है। पाइनस और नीम क्या है? हेट्रोस्पोरस है। ये कॉन्सेप्ट है, मेरी बात समझना, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। जब मैं आपको प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट एक बेसिक से पढ़ाऊंगा, टेंशन न लो। तो ये जो पहली लाइन है ये एक डाटा है, और दूसरी लाइन ये बोल रही है, क्योंकि सीड प्रेजेंट होता है जिम्नो और एंजियोस्पर्म में, तो दूसरी लाइन ये कह रही है कि ये कॉन्सेप्ट है। तो हमें यहां पर ये चीज समझनी पड़ेगी बायो में, कि डाटा और कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनेंगे बेटा, डाटा और कॉन्सेप्ट जो है ये कैसे आपको रिलेट करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायो में डाटा भी है और कॉन्सेप्ट भी है। बहुत सी ऐसी लाइनें हैं जो अनकही हैं। अनकही मतलब जो कह नहीं रखी। उसने ये तो बताया है कि पाइनस में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड होते हैं, पर उसने ये क्लियरली मतलब एंजियोस्पर्म को लेके नहीं बोला हेट्रोस्पोरस है, जिम्नो को लेके बोला भी है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ आपको ये है कि जब हम बायो इस साल पूरी पढ़ेंगे तो मैं आपको क्लियरली बताता हुआ चलूंगा कि देख बेटा, ये डाटा है और ये कॉन्सेप्ट है। इससे आपको बैठेगा कि क्या पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में होती है, ये डाटा है, समझ ध्यान से। और कॉन्सेप्ट क्या है कि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड नहीं होता। अगर मेरे पास जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड नहीं होगा, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन से वो बनता था। तो मेरा सिर्फ आपको यह समझाना है, जो भी बच्चे नए हैं, क्लास 12 के बाद फर्स्ट टाइम ड्रॉप कर रहे हैं, बायो में आपको यह समझना पड़ेगा, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अनकही हैं। अनकही मतलब जो बोल नहीं रखी हैं। और लोग क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि देखो हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अनकही हैं, जो हमें क्या करनी है, इसको डिस्कस करना है। इसको क्या करना है? डिस्कस करना है। हाँ जी सर।
देखो एमडी सर आगे, हम जूलॉजी पढ़ेंगे अब। केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल है? देखो पूरी स्ट्रेटजी सर ने आपको बताई दी है, ठीक है। अच्छा आदि बताइए, ठीक है। हाँ तो हम थोड़ा 2 मिनट लेट हो गए, ठीक है, रास्ते में। तो पूरी स्ट्रेटजी आपको अभी बता देंगे। मैं सच कह रहा हूं, बस इतनी बात बोलूंगा, जितने भी बच्चे हमारे बैच में हैं, ठीक है, बस टीचर पर आप फेथ कर लो, बिलीव करो, बैकलॉग मत आने दो। एक ही बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। डीपीपी आपको प्रॉपर डेली लगानी है, अल्टीमेट लेवल की है, ठीक है। और टेस्ट प्रॉपर देने हैं। मैं सच कह रहा हूं, कोई नहीं है जो सिलेक्शन को रोक पाए, ठीक है। और जितना है आप अपने को कट करो फालतू चीजों से, ठीक है, सोशल मीडिया से, ठीक है। अपने को एकदम बैच पर फोकस कर लो। अगर आपने ये कर लिया ना, ठीक है, तो 100% सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। और एकदम कहते हैं ना, अपना फोकस एक जगह कर लेते हैं, यानी एनर्जी जब एक जगह लगाते हैं, कहते हैं सन एनर्जी देता है, ठीक है। पर अगर सन की एनर्जी को एक लेंस से हम जब एक जगह फोकस कर देते हैं तो कागज में भी आग लग जाती है। तो पहले मैं छोटा था तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये सिंपल बात है, जब आप एनर्जी को एक जगह लगा लेते हो तो इस ना असंभव है वो भी संभव हो जाता है, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब मैं यूं ही बातें नहीं कर रहा, ये एग्जैक्ट सही है और ये मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूं, ठीक है। सर कहते भी हैं कि भाई आप एक काम में लग जाते हो तो और सारे काम भूल जाते हो, फिर एक ही काम में लग जाते हो बुरी तरह से। ये रियलिटी है। जब मैं एक काम को एकदम फोकस कर लेता हूं तो पागलों की तरह रात में सोच रहा होता हूं तो वही काम सोच रहा होता हूं, हाँ, पर और सब चीजें छूट जाती हैं मुझसे, पर एक काम में पागल हो जाता हूं। जब पागलपन आपके अंदर आएगा ना तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में कन्वर्ट कर लोगे, ये गारंटी है। पर वो पागलपन ऐसा हो कि सो रहे हो तो वही चीज घूम रही है, टहल रहे हो तो वही चीज घूम रही है, खा रहे हो तो वही चीज घूम रही है। तो मैं सच कह रहा हूं, ये पागलपन आपको आपके टारगेट तक पहुंचा देगा, ठीक है। देखो यार बच्चों, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको कुछ चीजों को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है टीचर, क्योंकि उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, हजारों बच्चों को उसने इस मुकाम तक पहुंचाया है जिससे वो सेलेक्ट हुए हैं। तो उसकी जो प्लानिंग है उसको आपको समझना भी है और हमेशा उसी को फॉलो करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके पास समय लिमिटेड है, वही 24 घंटे हैं, उसमें सारे काम करने हैं आपको। तो एक प्लान को पकड़ लो और उसको फॉलो करते चले जाओ। आपका जो सबसे टफ काम होगा, देखो आप सब कुछ कर लोगे, हम लोगों की बातें भी सुन लोगे, मान भी लोगे, अभी हफ्ते तक जो उसमें काम भी कर लोगे। तुम्हारी तरफ से जो सबसे टफ काम होगा वो कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करना। जैसे आप पूरे साल कंटिन्यूअस लाइव क्लास ले लो, आप सभी डीपीपी लगा लो, सभी टेस्ट दो, ये सब आप नहीं कर पाओगे। यही आपको करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बैच में जो कराया जा रहा है, बस यदि उसको आपने 100% इफिशियंसी से फॉलो कर लिया तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि हम लोगों ने इसी तरह से स्टेप बनाए हैं जैसे आसानी से सिलेक्शन मिल सके, है कि नहीं सर? बस कंटिन्यूटी इनको रखनी पड़ेगी। बेटा क्लास चालू करते हैं और मैं दो चीजें बोल देता हूं। मैं आप लोगों से एक उम्मीद करूंगा, प्लीज सीरियस रहना। हम लोग पूरी मेहनत करेंगे और नई डीपीपी है इस बार टोटली, वो आपको हम भेजने वाले हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस का कुछ तो फायदा होगा सर, ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं, बहुत फायदा होगा बेटा, ठीक है। बहुत हम समझ रहे, जितने भी लोग हैं सबका एक्सपीरियंस अल्टीमेट है, ठीक है। अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक देंगे यहाँ पर, ठीक है। और 100% कह रहे हैं आपको यहां से यहां तो पहुंचाना है। बस वही 2-3 बातें मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, आपसे प्रॉमिस मांगा है, ठीक है। अगर आप उसको मेंटेन कर लिया आपने और एनर्जी जो आज है वही कंसिस्टेंसी मेंटेन रख लिया आपने, तो यार सब कुछ बहुत बेहतर होगा, ठीक है। बेटा बायो की क्लास का एक बार टाइम, हम लोग टाइम को लेके कुछ बच्चे लिख रहे हैं, गैप कम है थोड़ा सा, हम उसको देख लेते हैं और उसमें कोई भी चेंजेस होगा नेक्स्ट वीक से आपको बताएंगे, है ना। आप परेशान मत होइए, ठीक है। आज क्लास करिए पहले, ठीक है ना। चालू करें मामला, चालू करें मामला भाई, स्टार्ट। चलो मैं 2-3 चीजें बोलता हुआ चलूंगा फटाफट से, आप मुझे बताना कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है। पहली चीज क्या है बेटा, गोट, लेजेंड, गॉड, ये सब बातें टीचर के रिस्पेक्ट में ना करें। टीचर एक सामान्य व्यक्ति है जो आपके और हमारी तरह, बिल्कुल मैं आपकी तरह हूं, मेरे साथ भी वही दिक्कत है। मैं आपको दिखाता हूं क्या। भाई देखो ये मैं पार्ले जी खा रहा था अभी जस्ट, क्या है इसमें कुछ 1-2 चींटियां आ गई थी तो वो मैंने छोड़ दिया वो उनके खाने के लिए। तो मैं एक सामान्य आदमी हूं जो पार्ले जी खाता है, पहली बात ये, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज क्या है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा चीजों से इन्फ्लुएंस मत करो। मैं और एमडी सर, सर्वेश सर, सब लोग खुद प्लान कर रहे हैं आपके लिए, आप मत प्लान करो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको प्लान क्यों नहीं करना है। आज आपको सेल यूनिट ऑफ लाइफ की 5 डीपीपी में अपलोड कर दूंगा।
डीपीपी और डीपीपी सॉल्यूशंस आपको पहले दिए जाएंगे अभी, क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं 2-1 दिन में पूरे चैप्टर के। तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जो हमने इस बार बड़ा बदलाव खुद में सोचा है वो बता रहा हूं कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले डीपीपी और डीपीपी सॉल्यूशन, ध्यान सुनेंगे, डीपीपी और डीपीपी सॉल्यूशन आपको पहले मिल जाएंगे। तो आज और कल में आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। कहां दिखेंगे उसकी वीडियो बता देंगे। तीसरी चीज, क्लास में नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग खुद कराएंगे। हर क्लास के बाद मैं आपको डोपा अलग से इस बार नया लिख कर दूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब मैं क्लास में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसका मतलब डीपीपी में थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो डीपीपी आपको कब ज्यादा हेल्प करेगी, जब 2-3 लेक्चर हो जाए करेंगे चैप्टर के, क्योंकि उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप ये बोलो कि सर डीपीपी में भी बहुत लो लेवल दे दो, उससे फायदा नहीं होगा। सारा लेवल हम क्लास में कवर करेंगे, हल्की सी हाई डीपीपी में, उसके बाद जो सिद्धि और आपको दूसरी तेजस बताई उसमें थोड़ा सा और लेवल। इससे आपको लेवल की टेंशन नहीं लेनी। आपको मैं 1-2 क्वेश्चन दिखाऊंगा भी, आपको मजा आ जाएगा डीपीपी के क्वेश्चन देखकर, ठीक है। क्लियर है। इस बार ध्यान से सुनेंगे बेटा, इस बार हम डीपीपी को बदल रहे हैं आपके लिए, क्योंकि ये हमारा फर्ज है कि थोड़ा सा आपको लेवल उधर भी बढ़ा के देना चाहिए, ठीक है। डीपीपी को क्विज की फॉर्मेट में कराने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, अभी पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगी आपको। और कोई? ठीक है, सही है। दूसरी चीज, हम कैसे स्टार्ट करेंगे सब बताऊंगा, अभी आप क्लियर हो। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, आज पहली क्लास है, मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया ये 4 लाइनें लिखी हुई हैं। बायो में क्या है होता है बेटा, बहुत सारी चीजें डाटा होती है और बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट होती है। जब हम ये बोलते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी रीड करना ही डाटा और कॉन्सेप्ट एक ही बात है। नहीं, अगर आप इसकी पहली लाइन देखोगे वो डाटा है जो कह रहा है कि साल्विनिया स्लैजिनेला हेट्रोस्पोरस है। दूसरी लाइन जो है जिसमें ये बोला जा रहा है कि जिम्नो और एंजियो ये भी हेट्रोस्पोरस है, ये कॉन्सेप्ट है। ये आपको तब समझ में आएगा जब ऐसा समझाया जाएगा कि टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस होते हैं कुछ, पर जिम्नो और एंजियो कंप्लीटली होते हैं। तो आपको बायो को इसी तरीके से लेना है कि बहुत सारी चीज कॉन्सेप्ट है, उसके अराउंड डाटा है। डाटा याद करना आसान हो जाता है जब आप कॉन्सेप्ट समझते हो। क्या हुआ है इस साल, क्या बदला है, मैं आपको बताता हूं। इस साल बदला यह है बेटा कि जब पेपर टफ आ गया है ना, तो बच्चों को कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। अगर पेपर इजी आया होता इस साल भी बहुत, तो बच्चे क्या मैसेज करते, सर हम क्यों आपके लंबे लेक्चर्स देखते हैं, क्यों नहीं वन शॉट और मैराथन से कर लेते। मेरी बात समझ ध्यान से। क्या होता है, जैसे जैसे हम कंप्रेस करते हैं उसमें डाटा उतना ही रहता है, कॉन्सेप्ट घटता है। समझ इस बात को। तो तुम्हें अपनी ये क्लास बहुत अच्छे से करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके अपने एक स्कोर बन रहा होगा। मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या कहने चाह रहा हूं बेटा। यस, यस बेटा, लास्ट ईयर डोपा में कुछ करेक्शंस हैं, वो हम लोग कर देंगे। डीपीपी कब करना है, जब चैप्टर के 3-4-5 लेक्चर हो जाए, मैं अपने आप बता दूंगा आपको। डीपीपी आज नहीं करनी, सही है। चले, वॉइस प्रॉब्लम कैसे हो सकती है बेटा, अब सुनो ध्यान से, हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट को कैसे स्टार्ट करेंगे, सुनना ध्यान से। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स हैं, सिलेक्ट क्यों नहीं होते, मैं बताता हूं प्रॉब्लम कहां आ रही है। मान लो उसको 300 नंबर आया, उसको लगता है बायो आती है, लेकिन 300 नंबर के लिए उसको 1 घंटा 15 मिनट लग गए, ठीक है। उसके 340 मार्क्स आ रहे हैं, बायो आती है, लेकिन उसको 1.5 घंटे के आसपास लग गया। उसको बायो आती है, 320 नंबर आ गए, 1 घंटा 15 मिनट लग गया। मैं आपको सिर्फ यह समझा रहा हूं कि जब आपके 340 नंबर आए कम से कम, और आपको टाइम 50 मिनट के आसपास लगे, कितना भी टफ पेपर आए, 50 मिनट से लेके 55 मिनट लगे, बहुत टफ आए, तो आप समझो आपको बायो आती है। नहीं तो बायो में दिक्कत है, आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। क्या यहां तक क्लियर हो गया, क्या यहां तक क्लियर हो गया, क्या यहां तक क्लियर हो गया। मैं बेटा इस तरह की वीडियोस आराम से बना सकता हूं कि जो पढ़ा रहे हैं वो आ रहे हैं, पर उसका कोई इस संदर्भ में उसका कुछ लेना देना नहीं है।
मैं ये भी मानता हूं कि जो बच्चे इस साल कम नंबर पे रह गए, ये सबका कलेक्टिव फेलियर है। एक अध्यापक जो मेरे जैसा है वो ये फील कर रहा है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जिनके नंबर हो सकता है 300 आए हों, लेकिन उनकी अभी उतनी स्पीड नहीं है। तो प्लीज इस बैच को पूरा फॉलो करो। आपने स्टार्टिंग में लेक्चर्स जरूर देखने हैं जिनकी बायो स्ट्रांग भी है। मैं बताऊंगा कब आपने नोट्स नहीं बनाने जिन्होंने पुराने बना रखे हैं, लेकिन आपको उसमें नई चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। आप हर दिन बिना नोट्स के मत बैठा करो। अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं तो पहले चैप्टर के बना लो, उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे कितने परसेंट चेंज आया। और अगर आप पहले के भी नहीं बनाओगे तो दिक्कत है। तो अगर आपका ये मन में सवाल है कि सर क्या नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल बनाने हैं। आप देखो मैं क्या नए क्वेश्चंस, नई चीज ऐड कर रहा हूं। दूसरी चीज क्या है, आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है डिफरेंट मेरे 2022-23 के लेक्चर्स देखते हो, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, पर चीजों में बदलाव आ गया है। अब मिनरल न्यूट्रिशन नहीं है, इसका मतलब एंजाइम्स में बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए, सुन ध्यान से। दूसरा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट नहीं है, इसीलिए कई बार एनाटॉमी में वो बातें नहीं बताई जाती, जैसे सेलुलोज का माइक्रोफिब्रिल को लेकर या कुछ चीजों को लेकर हम नहीं पढ़ाते अब। फिर नाइट्रोजन साइकिल नहीं बताते, किसमें, साइनोबैक्टीरिया वाले टॉपिक में, क्योंकि इकोसिस्टम से वो टॉपिक हट गया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि लेक्चर्स में काफी चीजें बदलाव हुई हैं। दूसरा, हम और क्वेश्चंस ऐड करेंगे इस साल, तो प्लीज अपने बैच पर पूरा फोकस करना। सही है। टाइम को लेकर मैं बात कर लेता हूं बेटा, देख लेता हूं। डीपीपी बेटा, एम मैं फिर रिपीट करूंगा, आप मेरे साथ एक प्रॉमिस करो बच्चे, आप कोई भी नंबर अपने दिमाग में नहीं सोचोगे कि मैं 700 लाऊंगा, ना आप कॉलेज सोचोगे। आपको सबसे पहले मेरी बात समझ बेटा, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। आपको सबसे पहले ये कहना है कि मैं एक गवर्नमेंट सीट, एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट अपने पास लूंगा। मैं कभी कोई कॉलेज नहीं सोचूंगा, क्योंकि क्या होगा, मैं उल्टी सीधी तैयारी करने लगूंगा। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज की सीट लूंगा, उसके बाद मैं एम्स की सोचूंगा। समझ ध्यान से, ये प्रैक्टिकल बात है, ये प्रैक्टिकल बात है। रीजन क्या है कि अगर आप बहुत सारा सोचोगे ना, 720 700 ऐसे सोचोगे, तो बेटा उससे प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती। हमें क्या करना है मेरे साथ समझो, हमें पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, पूरे सिलेबस पर कमांड करनी है, टेस्ट देने हैं, ये चीजें करनी है। मैं कॉलेज को लेकर कभी एकदम ऐसा नहीं हूंगा मुझे यही चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे मोटिवेशन नहीं आता। इससे क्या होता है, आप एक उस रेस का हिस्सा बन जाते हो जो आपने करनी नहीं है। मुझे सबसे पहले अपने जीवन को सिक्योर करना है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज की अच्छी सीट चाहिए, बस। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि क्या एम्स मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, वो लास्ट के 2 महीने 3 महीने की फाइट है। यस, यस, ठीक है, यस। चलिए आगे चलेंगे। अब मैं आपसे 2-3 चीज बता सकता हूं बेटा, बायो का पेपर कैसे टफ बना सकते हैं। पहला, हम मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट और असर्शन रीजन, ये बात मैंने लास्ट ईयर भी बताई थी, अगर बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजन और स्टेटमेंट के क्वेश्चंस के थ्रू टफ बना सकते हैं। दूसरा, मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, 4 अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग टॉपिक की। जैसे फॉर एग्जांपल, एक स्टेटमेंट प्लांट किंगडम की है, दूसरी उसमें प्लांट किंगडम में एल्गी की है, दूसरी ब्रायोफाइट की है, तीसरी स्टेटमेंट उसने जिम्नोस्पर्म से ले ली। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए एक स्टेटमेंट ये है बेटा, कई स्टेटमेंट दे दे, वो एक कह दे कि डायटम जो है वो चीफ प्रोड्यूसर है, तो पहला स्टेटमेंट वो दे दे चीफ प्रोड्यूसर है, ठीक है सर। दूसरा वो दे दे कि हमारे पास क्लोरोफिल ए होता है किसके अंदर, लिखना कुछ नहीं अभी, क्लोरोफिल ए होता है किसके अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, साइनोबैक, एक स्टेटमेंट ये दे दे। तीसरी स्टेटमेंट ये दे दे कि एगेरिकस जो होता है, एगेरिकस में एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं। जब एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा, इस बार थे क्वेश्चन, एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं, जब एक से ज्यादा अलग अलग टॉपिक के कॉन्सेप्ट हो, तो हमारे पास क्या हो जाता है, पेपर डिफिकल्ट हो सकता है। हमारे पास मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये टाइम कंज्यूम करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, टाइम कंज्यूम करते हैं। और मैं आपसे आज एक चीज समझाता हूं, असर्शन रीजन को करने का बेस्ट तरीका क्या है। सबसे पहले आप वो वाले क्वेश्चन करो जिसमें 2 स्टेटमेंट हैं, 1 और 2। क्या ओनली 1 करेक्ट, ओनली सेकंड करेक्ट, बोथ करेक्ट, बोथ रॉन्ग। अगर हम पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे तब हम उसको रीजन पहचान पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? बेटा आप वेट करो, आपको सारा टेलीग्राम चैनल कौन सा ज्वाइन करना सब बताया जाएगा। आज पहली क्लास प्रॉपरली आराम से अरेंज,
रिलैक्स करके सुनो मैं जो बता रहा हूं। सबसे पहले जो बच्चे जिनका पहला ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप कुछ भी है, बैच को प्रॉपर फॉलो करोगे, जितना बता रहा हूं उतना करना। बैच के अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। डीपीपी इस बार हमने बदल दी है, कुछ नए क्वेश्चंस डाले हैं, कुछ नहीं, सारे ही मैंने, सेल वाले तो सारे मैंने खुद टाइप करके बनाए हैं, वो डाले हैं। तीसरा, उसमें सिद्धि और तेजस वाले क्वेश्चन जरूर करो, अच्छे क्वेश्चन हैं। उसके बाद टेस्ट पे ध्यान दो, इसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैं बस आपको यह समझा रहा हूं कि किस तरीके से पेपर को आप डिफाइन बना सकते हैं। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, अगर ये आया तो मुश्किल आएगा पेपर, तो पेपर ऐसे मुश्किल आ सकता है जैसा एम्स में आया करता था। इन तरीके से आप पेपर को मुश्किल बना सकते हो। एम्स का पेपर क्यों मुश्किल था आपको पता है? एम्स के पेपर में 60 क्वेश्चन बायो के थे, 60 फिजिक्स के थे, 60 केमिस्ट्री के थे। हर 60 में से 20 क्वेश्चन असर्शन रीजन के होते थे। तो असर्शन रीजन की इस बार क्लास में भी हम काफी प्रैक्टिस आपको कराएंगे, ठीक है? यस, यस, ये चीज समझ में आ रही है बेटा? तो हमारे पास आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम जा रहे हैं, ठीक है? क्लियर है? तो क्या ये चीज क्लियर है बेटा सबको कि पेपर हम किस तरीके से डिफिकल्ट बना सकते हैं? पहला, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन रीजन के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बढ़ा के हम कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। सही है? यस, यस, ठीक है। चलिए चलिए, चलो चालू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो क्या क्या चीजें अलग हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूं। डीपीपी डिफरेंट बना रहा हूं मैं ऑलरेडी बैच में, और उसके साथ वीडियो सॉल्यूशन हम लोग दे रहे होंगे। टेस्ट वीकली रखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे टेस्ट नहीं देंगे उनके लिए ठीक नहीं होगा। मैं हो सकता है आपके नंबर निकाल के आपके पेरेंट्स को या आपको कॉल करूं, डायरेक्ट कभी भी कॉल आ सकता है। ध्यान रखना, मैं टेस्ट को लेके बहुत सीरियस रहने वाला हूं इस बार। क्योंकि क्या होता है, आप टेस्ट नहीं देते हो और प्लान करते हो एम्स का, इस चीज को लेके मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाला हूं। क्लियर है? क्लास के क्वेश्चन बायो के आप लिखना चाहो लिख लो, डोपा के क्वेश्चन लास्ट में होते हैं वो लिख सकते हो। बायो में बीच बीच में थोड़े थोड़े आते हैं, ज्यादा लंबे क्वेश्चन होते हैं, नहीं लिखना चाहिए आपको। यस, ठीक है। चलिए, अच्छा, कंटेंट में कुछ नए क्वेश्चंस मैं ऐड करूंगा, ठीक है, और कुछ एडिशनल टॉपिक्स में इस बार डालने वाला हूं। आपको जरूर आपको फर्क समझ में आएगा, क्योंकि हमें लग रहा है थोड़ा सा कंटेंट को लेकर लेवल अप करना है। अच्छा, किस तरीके से हम पढ़ेंगे? जो बच्चे नए हैं, जैसे भी नए हैं उनको मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल, ठीक है। सबसे पहले हम सेल पढ़ेंगे, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल साइकिल। इसके बाद से हम लोग जाएंगे इस पर, ये बायोलॉजिकल वगैरह हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, लिविंग वर्ल्ड, ऐसे जाएंगे, है ना? इस तरीके का सीक्वेंस जा रहा होगा। प्लांट किंगडम, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड से क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि लिविंग वर्ल्ड से पढ़ने में क्या होता है, आपको कुछ कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं, सेल पहले पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फो, फिर हम पढ़ेंगे एनाटॉमी, इस सीक्वेंस में जाएंगे। यस, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर। ये सीक्वेंस है। कितने चैप्टर हैं? लगभग आपके पास 11 चैप्टर्स हैं, इन 10 चैप्टर हैं, इसके आसपास हम लोग पढ़ेंगे। मॉर्फो, एनाटॉमी, प्लांट फिजियो, इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। सेल, सेल साइकिल, उसके बाद बायोलॉजिकल, प्लांट किंगडम, लिविंग वर्ल्ड एक साथ, मॉर्फो, एनाटॉमी, ये प्लांट फिजियो, ये सीक्वेंस है बेटा, ये सीक्वेंस है। क्लियर है? एनसीईआरटी क्लास के साथ चलेगी, मैं रिपीट कर देता हूं। एनसीईआरटी हम क्लास के साथ कवर करेंगे, एनसीईआरटी को विद क्लास करेंगे, और हो सकता है हम अलग से सेशन भी दे दें, ठीक है। तीसरी चीज, आपको डोपा मिलेगा एवरी क्लास के बाद, हर क्लास के बाद, आफ्टर एवरी क्लास। आफ्टर एवरी क्लास आपको डोपा मिलेगा, जो लास्ट क्वेश्चन से अलग होगा। इस बार फिर से नए क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें भी थोड़ा सा वहां भी लेवल अप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा डीपीपी के क्वेश्चंस आपने करने हैं। हमने डीपीपी के बढ़िया क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें आपको दिमाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप सुनना ध्यान से, मैं एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। क्या हमें नई एनसीईआरटी लेनी है? अगर आ गई है मार्केट में ले सकते हो, नहीं तो चेंजेस हम बता देंगे। क्या पुराने नोट्स चल सकते हैं? चल सकते हैं, पर पहले चैप्टर के बना लो, फिर मैं बताऊंगा। पर मैं इस बार काफी बदलाव कराने वाला हूं, तो शायद आपको जरूरत पड़े नए मतलब बनाने की, पर देख लेना कि क्या आपको उसमें जरूरत पड़ रही है। डोपा क्या होता है, जिस बच्चे को नहीं पता बेटा, डोपा है डेली, बहुत फेमस है बेटा ये, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट। क्या होता है, क्लास के बाद
मैं 10 क्वेश्चन अपने हाथ से लिखता हूं होमवर्क की फॉर्म में और उस 10 क्वेश्चन को अगले दिन डिस्कस करता हूं। ये इतना फेमस है क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा होता है। यस यस, असर्शन रीजन को बढ़िया सॉल्व करेंगे। ठीक है, सही है। बायोमोलिक्यूल बेटा इस बार एमडी सर करा रहे हैं, लास्ट टाइम मैंने कराया था। आपके पास दोनों जगह के अवेलेबल है ऑलरेडी, टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, चले। यस, मंजिल बैच से बनाया था तो बना सकते हो, बनाना चाहिए। ठीक है, हरजीत, आकाश, यस। चलिए, वॉइस ठीक है सबको क्लियर? अब चालू करते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक से चालू कर रहे हैं जहां से मुझे पढ़ाना चाहिए बेसिक। ठीक है, यस, हाँ, चालू करें, जल्दी 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 चालू करें। यस, अब डोपा कहां मिलेगा? सबसे पहले डोपा कैसे मिलेगा? जब लेक्चर खत्म हो जाता है, लेक्चर खत्म होने के बाद उसके लास्ट में आपको एक नोट्स जाती है पीडीएफ, उसमें लिखे हुए होते हैं। तो सारी चीजें मैं एक बार रिपीट करूंगा। बैच स्टार्ट हो रहा है आज पहले दिन। सबसे पहले बेटा आपको समझना पड़ेगा, बायो के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारा डाटा है। मेरा ज्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे रहेगा। रीजन क्या है? अगर बायो का पेपर डिफिकल्ट आया, जो आपसे नहीं बना, वो कॉन्सेप्चुअल होगा, मल्टी स्टेटमेंट टाइप का होगा, तो वहां पर खास फोकस रहेगा इस साल। दूसरी चीज क्या है कि सब लोग कह रहे हैं पेपर डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा। हम डिफिकल्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। पेपर इजी आया तो तेरे को क्या फायदा होगा? तू बाकियों से 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले बायो खत्म करेगा। मतलब तेरी स्पीड बायो में औरों से ज्यादा होनी चाहिए। बस इतनी सी कहानी है। कॉन्सेप्ट के साथ तेरी स्पीड होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है बेटा? आप स्टार्टिंग में नोट्स बनाएंगे, पहले चैप्टर के, दूसरे चैप्टर के, उसके बाद से आप देखेंगे कैसा हो रहा है। नई चीज को पुराने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, पर मैं बार बार बोलता हूं कि जब नई शुरुआत कर रहे हो तो पूरी तरीके से करो। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है बेटा, बैच में कुछ डिसिप्लिन है। टेस्ट को लेके हम हर वीक में टेस्ट ले रहे हैं, और डीपीपी इस बार मैंने नई बनाई है क्वेश्चंस, और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि हमने छोटे क्वेश्चन रखे हैं, एक एक ऑप्शन वाले, मल्टी स्टेटमेंट भी रखे हैं डीपीपी में, कई तरह के रखे हैं। तो उससे आपको टाइम लगेगा डीपीपी सॉल्व करने पर, बढ़िया मजा आएगा। इस बार बेसिक से पढ़ाएंगे, पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, यस, क्लियर? ये तो मेरा बैग है। अच्छा, ठीक है, सही है, चालू करें। तत्व सॉल्व करना है, तत्व में हम बताएंगे आपको क्या सॉल्व करना है। चालू करें बेटा, सही है। इतना इंट्रोडक्शन जरूरी था आपके लिए। और जिन बच्चों के पास पुराने बैच हैं, पुराना कुछ है, प्लीज 3 साल पुराने बैच में और इसमें कंटेंट में बहुत डिफरेंस लाते हैं हम लोग, चेंजेस करते हैं। एनसीईआरटी मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको क्लास में, पर आपको खुद से रीड भी करनी है। आज जो है वो सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं आज के लेक्चर में। आपको डीपीपी 2-3 लेक्चर के बाद से करनी है। क्लियर? यस, चलिए आइए बेटा। जिन बच्चों को वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, एक बार फिर से उसको ज्वाइन करके वो करें। स्टार्ट करेंगे बेटा। देखिए हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल लेंगे। मैं आपको एक सेल एक्चुअल में क्या होता है समझाऊंगा। एक टॉपिक है मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल, जिसपे मैं बात करूंगा थोड़ी सी आपसे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि सेल कैसे काम करता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर किस तरीके से इवॉल्व हुए थे, आपने क्या बात समझनी है। जैसे मैं एक सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूं, आप मुझे बताना कि जब आप जूलॉजी पढ़ते हो, ध्यान से सुनेंगे, जब आप जूलॉजी टॉपिक पढ़ते हो, आप मुझे बताओ कौन से टिश्यू में बहुत सारी अडेप्टेशन मिलती है। कौन से टिश्यू में? ये वाले एपिथेलियल टिश्यू में। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही लॉजिक हम लोग डेवलप करेंगे टॉपिक को पढ़ते हुए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेंगे सेल की, ताकि आपको समझ में आए। मैंने लास्ट ईयर भी ये चीज पढ़ाई थी, पर इस साल इसमें कुछ चीजें हम ऐड करेंगे ताकि आपके पास लॉजिक डेवलप हो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सेल की बात कर लेते हैं। आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा था? व्हाट इज सेल, याद करो। व्हाट इज सेल? आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन ये थी स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्या पढ़ा था बताओ? व्हाट इज सेल? यहां से नॉन नोट्स बना सकते हैं आप, यहीं से चालू हो रहा है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। हाँ भाई, 1 मिनट रुकें, 1 मिनट रुकें सारे। नई कॉपी बनाई है जिसने, या नई भी बनाई, एक पेज छोड़ के रखना। अगर आप रियल में ड्रॉप कर रहे हो, नीट 2024, नीट 2025, इसको लिखो और क्रॉस करो, तब स्टार्ट करना लिखना।
अपने दिमाग से अगर आपने अपने स्कोर नहीं निकाले 24 और 25 के, आपके कम आ रखे हैं अगर, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूं। क्यों इस बार बच्चों को खराब लगा? सबसे बड़ी बात थी 24 का स्कोर लेके बैठा था। अपनी कॉपी के पहले पेज पे 24 और 25 लिख के क्रॉस कर और सिर्फ नीट 2026 लिखा रहने दे। इस तरीके से अगर जाएगा, ईमानदारी से पढ़ेगा, तो सिलेक्शन हो जाएगा। यस यस यस। 24 नहीं दिया कोई बात नहीं, 25 दिया क्रॉस कर, नहीं दिया सिर्फ 26 लिख। ठीक है? क्योंकि जब तक तुम इनको क्रॉस नहीं करोगे ना, तुम्हारा दिमाग से ये हटेगा नहीं और तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे प्लान चलते रहेंगे। हाँ भाई, सबसे पहले व्हाट इज सेल? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है भाई? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये डेफिनेशन है। पर मेरे हिसाब से डेफिनेशन ये नहीं होती। मेरे हिसाब से सेल क्या होता है बेटा? एक चैम्बर होता है। ध्यान से सुनियो, सेल क्या होता है? सेल एक चैम्बर होता है। सेल क्या होता है? सेल इज अ चैम्बर। चैम्बर समझ में आता है क्या? चैम्बर समझ में आता है? सेल क्या होता है? एक चैम्बर होता है। चैम्बर का मतलब होता है एक ऐसी जगह होती है जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करती है। मेरी बात समझ। अगर मैं तेरे से पूछूं व्हाट इज मार्कर, ध्यान सुन, व्हाट इज मार्कर, जब मैं तुझे पूछूं ये मार्कर क्या है, तो तू क्या बोलेगा? मार्कर एक प्लास्टिक की बनी हुई चीज है जिससे लिखते हैं। ये वही डेफिनेशन है। पर रियल में अगर मैं तेरे से पूछूं मार्कर, तो शायद मैं कुछ और एक्सप्लेन करूं। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मैं आपसे बोलूं व्हाट इज सेल, तो सेल एक प्रकार का चैम्बर, एक प्रकार का बॉक्स, एक प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सेपरेट करता है। क्या करता है बेटा? सेपरेट करता है किसको? सेपरेट आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट। आउटर और इनर एनवायरनमेंट को अलग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेल एक ऐसा चैम्बर है जो बाहरी और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करता है। अब सवाल ये उठता है बाहर क्या है और सवाल ये उठता है अंदर क्या है। ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। एक्चुअल में क्या हुआ था? लाइफ सबसे पहले मुझे बताओ कहां आई थी? लैंड पे या पानी में? कहां आई थी बेटा? लैंड पर या पानी में? लैंड पर या पानी में? लाइफ सबसे पहले कहां आई थी? लैंड पर या पानी में? पानी में आई थी। ये कहीं लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ है? मैं आपसे पूछता हूं, एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ है? देखो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी सीखनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं। लेकिन हम कैसे पता करेंगे बताता हूं। प्रोटिस्टा में लिखा हुआ है दे आर मोस्टली एक्वेटिक। प्रोटिस्टा कहां मिलते हैं? मोस्टली पानी में मिलते हैं। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? सिंगल सेल के। तो जब भी लाइफ आई होगी तो कैसी आई होगी? यूनिसेलुलर आई होगी, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर मैं आपसे आज एक स्टेटमेंट बोलूं, एक क्वेश्चन बोलूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शुड बी मोस्टली एक्वेटिक, सही है। क्यों? बताता हूं, रीजन बताता हूं। देखो क्या हुआ था। सेल क्या है बेटा? आउटर और इनर एनवायरनमेंट को अलग करता है। तो आउटर क्या है? आउटर में एक्वस है। एक्वस क्या है? मीडियम है, बाहर पानी जैसा मीडियम है। इनर क्या है? इनर भी एक्वस है। इनर भी क्या है? एक्वस मीडियम है। पर इस एक्वस मीडियम में क्या चल रहा है बेटा? एक्वस मीडियम में क्या चल रहा है? कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा? कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। उसमें और भी चीजें हैं, उसमें कुछ आयंस हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीजें हैं। यस, इसलिए इस एक्वस मीडियम को हम क्या नाम दे देते हैं सर? साइटोप्लाज्म नाम दे देते। क्या दे देते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या ये पूरी तरह से लिक्विड होता है? नहीं, इसलिए इसको सेमी फ्लूइड कहते हैं। तो मेरी अगर आप बात समझ पाओ, सेल एक प्रकार का चैम्बर होता है। उस चैम्बर के अंदर कुछ पानी है और बाहर भी पानी है। बाहर और अंदर का पानी कैसे अलग है कि अंदर मेरे पास कुछ केमिकल रिएक्शन चलते हैं। अब यहां पर मुझे बताना, ध्यान से सुनना। साइटोप्लाज्म में अब देखो क्वेश्चंस क्या क्या मैं बना सकता हूं, सुनना ध्यान से। अब देखो मैं क्वेश्चंस कैसे कैसे बना सकता हूं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये बना सकता हूं कि साइटोप्लाज्म में मैक्सिमम कंटेंट क्या है? ए प्रोटीन, बी वाटर। तो सबसे ज्यादा कंटेंट क्या होगा सर? डेफिनेटली पानी होगा, क्योंकि मीडियम कैसा है? एक्वस है। समझ में आ रहा है? एक्वस है। क्लियर है? एक्वस है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से। साइटोप्लाज्म
का मेन फंक्शन क्या है? साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन क्या है? ए, स्पेस भरता है, स्पेस फिल करता है। बी, एक्ट एज मीडियम, ज्यादा सही। सी, एक्ट एज मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन। तुम्हें क्या ठीक लग रहा है? सोचो बेटा, जब तक तुम सोचना नहीं चालू करोगे तो तुम्हें चीजें समझ नहीं आएंगी। तो कैसे काम कर रहा है? मीडियम की तरह काम कर रहा है फॉर केमिकल रिएक्शन। तो साइटोप्लाज्म कैसा होता है? एक मीडियम होता है। मीडियम जहां पर खूब सारे आयंस हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, बहुत सारी चीजें हैं। तो साइटोप्लाज्म जो होगा, ध्यान सुनेंगे, साइटोप्लाज्म जो होगा उसमें प्रोटीन्स होगी, आयंस होंगे, शुगर्स होंगी, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, अगर मैं आपको, ध्यान से सुनना, ध्यान से, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दूं कि साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म हैव ए, मैं क्लियर लिखता हूं, ऑर्गेनिक, बी इनऑर्गेनिक, सी वाटर, और डी ऑल। अगर आप ध्यान से देखो, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन भी है, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक भी है, आयंस भी है, इनऑर्गेनिक भी है, पानी है, तो ऑल आएगा। मैं बस आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अपने दिमाग में यह बिठाओ कि सेल एक प्रकार का चैम्बर होता है जो अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट को अलग करता है। क्या यह बात बैठ रही है तुम्हारे दिमाग में? क्या यह बात बैठ रही है? अब अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म में क्या है? एक मीडियम की तरह काम करता है। मीडियम मतलब जहां पर केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, बहुत सारे ऐसे बॉन्ड बनते हैं, बहुत सारे ऐसे बॉन्ड बनते हैं जिनको बनते वक्त पानी रिलीज होता है, उनको तोड़ने के लिए पानी चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं पानी एज अ मीडियम काम करता है जो साइटोप्लाज्म में है, और अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट को अलग कौन करता है? ये जो चैम्बर है। अब ये जो चैम्बर की वॉल है, ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे, तो इसका मतलब सेल क्या हो गया? सेल क्या हो गया? एक चैम्बर हो गया। वो आउटर और इनर एनवायरनमेंट को क्या करता है बेटा? क्या करता है? सेपरेट करता है। आउटर एनवायरनमेंट में एक्वस मीडियम है, इनर में। अब हम ये समझेंगे बेटा कि जो वॉल ऑफ सेल है, वॉल ऑफ सेल, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब उसको किसका बना होना चाहिए? कौन सी चीज होनी चाहिए? वो हाइड्रोफोबिक होनी चाहिए, पानी को रिपेल करे, या पानी को अट्रैक्ट करे? ये बताओ। हाइड्रोफोबिक होनी चाहिए, हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए? जल्दी बताओ बेटा। हाइड्रोफोबिक होनी चाहिए, हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए? जल्दी बताओ। कोई भी ऐसी चीज जो पानी को सेपरेट करे, सेपरेट टू एक्वस मीडियम, किसको सेपरेट कर रहा है? टू एक्वस मीडियम को सेपरेट कर रहा है, तो उसको क्या होना चाहिए? हाइड्रोफोबिक होना चाहिए या हाइड्रोफिलिक होना चाहिए? जल्दी बताओ। उसको होना चाहिए हाइड्रोफोबिक। तो मेरे दिमाग में कुछ चीजें चली गई, मेरे दिमाग में कुछ चीजें चली गई कि सेल एक चैम्बर है जिसकी दीवार, सेल मेम्ब्रेन, एक ऐसी चीज की बनी हुई है जो हाइड्रोफोबिक है, पानी को रिपेल करता है, पानी से दूर जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है? ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक तो दिक्कत नहीं है। सर ये हम क्यों पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं ये हम क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि जब तक आपको सेल के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक आप बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। क्या यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं आपको समझाता हूं सेल आया कैसे था, ठीक है? और उससे क्या करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, कुछ चीजें और डिराइव करेंगे। देखो, आपको लिखने का टाइम में क्लास में दिया करूंगा, आप लिख लिया करोगे, पर कोशिश करो क्लास में जल्दी लिखो। पहला पॉइंट है, आप लिख सकते हो, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे जाएंगे। दूसरी चीज क्या है, मैं कोशिश करूंगा इस साल थोड़ा और साफ और प्रॉपर वे में लिखूं, क्योंकि मेरी राइटिंग में थोड़ी दिक्कत तो है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। पर मैं वो सारी चीजें कवर करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स करा के, ठीक है? यस, यस, ठीक है। हाँ, मैं इससे थोड़ा और साफ लगूंगा। अब ये नया बोर्ड है तो थोड़ा ये इसमें स्मूथ नहीं चल रहा है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है बेटा जो पानी को रिपेल करता है, ठीक है? पहले से नोट्स हैं, क्यों बनाए? क्योंकि आपको पहले चैप्टर के बनाने हैं, मैं कह रहा हूं इसलिए। उसके बाद मैं बताऊंगा बनाने हैं कि नहीं। यस, ठीक, चलें आगे, चले बेटा, आगे चले। यस, चलते हैं, चलिए।
चलिए आगे आ जाइए, आगे आइए। यहां तक लिख लिया होगा, अब आ जाओ। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा सेल कैसे बना था, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, हमारे पास एक कंपाउंड होता है, उसको कहते हैं लिपिड। एक कंपाउंड होता है लिपिड। लिपिड कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, सबसे पहले समझो लिपिड क्या होता है। लिपिड क्या होता है? कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इतनी बात में किसी को दिक्कत है क्या? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत है क्या? बेटा लिस्ट ऑफ टॉपिक की स्लाइड में दिखा देता हूं आपको, पर ये आपको जरूरत नहीं है अभी। खाली सम बेसिक करके कॉन्सेप्ट ऑफ सेल से हम चालू कर रहे हैं। देखो, वाटर इनसॉल्युबल होता है, इसकी एक टाइप होती है, उसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड। सुनना ध्यान से, इसकी एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कैसा दिखता है बेटा? ध्यान से सुनेंगे, फॉस्फोलिपिड कैसा होता है समझना इस बात को। उसमें क्या होता है बेटा, फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, इस तरीके से चार्ज हेड होता है। चार्ज मतलब पोलर हेड होता है, और ऐसे दो टेल होती हैं, तो इसको कहते हैं पोलर हेड। क्या बोलते हैं? पोलर हेड। और ये जो होती हैं, ये हाइड्रोफोबिक टेल होती हैं। हाइड्रोफोबिक टेल होती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताना क्या मैं सही बोल रहा हूं, हाँ या ना। कभी ट्रेन में गए हो आप में से कोई? ट्रेन में यात्रा करी है? मैं आपको ये सारा समझाऊंगा दोबारा से। कभी ट्रेन में गए हो? ट्रेन में यात्रा करी है? कुछ लोगों ने करी होगी, ठीक है। ट्रेन में क्या होता है, मान लो आप ट्रेन में गए हो, ठीक है, और क्या होगा कि यार आप बगल में बैठे हैं, जो एक होता है ना, 6 लोग बैठे होते हैं नीचे ऐसे एक साइड में, एक कंपार्टमेंट बनता है जिसमें 6 लोग बैठे हैं, तो धीरे धीरे एक दूसरे के दोस्त बनी जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो कोई पर्सन आए और उनमें एक की पिटाई कर दे, ठीक है, तो दूसरे वाले को गुस्सा आएगा क्योंकि ये तो मेरा दोस्त बन गया था। समझो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। दूसरे की पिटाई कर दे तो और क्लोज दोस्त बन जाएंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पर्सन उन दोनों की पिटाई कर रहा है तो वो दोनों आपस में और घनिष्ठ मित्र बन गए। ऐसे ही क्या होता है, ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, पानी इसको रिपेल करता है। तो जब पानी दो फॉस्फोलिपिड को रिपेल करता है ना, वो आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं। मेरी बात समझ ध्यान से। पानी एक तरीके से एनिमी है, दुश्मन है किसका? लिपिड का मान लो। तो वो लिपिड को जब रिपेल करता है ना, तो वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूं। ग्लास ले लो, उसमें पानी की 2 3 4 ड्रॉप डाल दो, वो ड्रॉप मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना देंगे। तो लिपिड क्या होता है बेटा? हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। उसकी एक टाइप होती है फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड क्या है? एक टाइप ऑफ लिपिड है। क्या है बेटा? टाइप ऑफ लिपिड है। इसमें मेरे पास अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें एक ऐसी चीज होती है जो पोलर होती है। पोलर शब्द का मतलब है ये क्या होगा, इस पे चार्ज होगा। क्या होगा? चार्ज हो सकता है। तो मान लो चार्ज होने की वजह से पानी को अट्रैक्ट करेगा। और ये वाली चीज क्या होती है? दो दो क्या होती है? हाइड्रोफोबिक टेल होती है। ये हाइड्रोफोबिक टेल होती है। अब क्या होता है कि जब मैं एक से ज्यादा लिपिड, मान लो मैं एक से ज्यादा लिपिड मॉलिक्यूल ऐसे फ्री छोड़ दूं, जैसे मान लो एक ये रहा, 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 इस तरीके से अगर मैं लिपिड के मॉलिक्यूल्स को ऐसे फ्री छोड़ दूं, कह दूं कि तुम भाई फ्री हो पानी में। कहां फ्री हो? पानी में। मान लो यहां चारों तरफ पानी है मेरे पास, ये मेरे पास मान लो पानी है, इसमें अगर मैं छोड़ दूं तो लिपिड के मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। कैसे? फॉस्फोलिपिड क्या करता है? खुद को अरेंज कर लेता है। अरेंज कर लेता है किसमें? अरेंज कर लेता है फॉस्फोलिपिड किसमें बेटा? बाइलेयर में। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं बेटा, फॉस्फोलिपिड जो है वो अरेंज कर लेगा, अरेंज इन अ बाइलेयर। वो खुद को अरेंज कर लेता है किसमें? बाइलेयर में अरेंज कर लेता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो फॉस्फोलिपिड खुद को किसमें अरेंज कर लेता है? बाइलेयर में अरेंज कर लेता है। ऐसे कैसे अरेंज कर लेता है? बाइलेयर में इस तरीके से अरेंज कर लेता है। क्यों? मैं आपको समझाता हूं। ऐसे खुद को ऐसे डबल लेयर में लगा लेता है। क्यों? मैं आपको समझाता हूं। ये बहुत इजी है समझना। देखो मेरी बात समझना, ऐसा क्यों हुआ मेरी बात समझना। जैसे मान लो एक ये पोलर चीज है, सुनना, चारों तरफ पानी है, ध्यान सुना, ये एक लिपिड है, ठीक है, इसकी ये हाइड्रोफोबिक पानी को रिपेल करने वाली टेल है। मैंने एक और लिपिड बना दिया, ये एक और बना दिया, तो इसने क्या किया? इसके इस हाइड्रोफोबिक को कवर कर लिया। ये देख ध्यान से,
मेरी बात समझ। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि जैसे मान लो मेरे पास, ध्यान सुना बच्चे, ध्यान सुना, मान लो मेरे पास ये जो जगह है इस वाले लिपिड की, ये हाइड्रोफोबिक थी ये, और ये हाइड्रोफोबिक थी। तो इस वाले लिपिड ने और इस वाले लिपिड ने इसको कवर कर लिया ना दोनों तरफ से। अब ये वाला हिस्सा हाइड्रोफोबिक अभी बचा हुआ है, तो इसके सामने अगर मैं एक और लिपिड लगा दूं, ध्यान से देख बेटा, अगर मैं इसके सामने एक और लिपिड लगा दूं ऐसे, तो ये पूरी तरीके से कवर हो गया कि नहीं हो गया, ये देख जरा ध्यान से। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास इस वाले लिपिड का ये हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक और ये हाइड्रोफोबिक, ये तीनों हाइड्रोफोबिक पार्ट कवर हो गए। किसकी वजह से? यहां एक लिपिड, यहां एक लिपिड, सामने लिपिड। तो फॉस्फोलिपिड खुद को बाई लेयर में अरेंज कर देता है। यस, फॉस्फोलिपिड क्या है बेटा? ठीक है, यस यस, यहां तक समझ में आ रहा है? अब सुनो ध्यान से, अगर मैं, बेटा ये चीजें ऐसा लगता है हमें आती है, लेकिन कई बार नहीं भी आती है बहुत सारों को। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, ऐसे बाइलेयर बना दूंगा। बाइलेयर बन गई। बाइलेयर मतलब एक लेयर येरी, एक लेयर येरी। इस तरफ पानी हो सकता है, इस तरफ पानी हो सकता है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर यहां भी पानी हो, यहां भी पानी हो, ध्यान से सुनोगे तब क्या करेंगे? अब देखो मैं क्या समझा रहा हूं। मान लो मैंने क्या किया, बोर्ड पे ध्यान रखना बेटा, मैंने क्या किया देखना, मैंने क्या किया, इस लिपिड के यहां पर एक लिपिड लगा दिया, यहां लगा दिया, सामने लगा दिया। इस लिपिड के यहां लिपिड है, पर यह जगह खाली है, यह जगह खाली है, यह जगह खाली है, यह जगह खाली है, जो पानी के कांटेक्ट में नहीं आ सकता। इस वजह से क्या होता है कि लिपिड की बाई लेयर ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर बना देती, ऐसे, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये फॉस्फोलिपिड ने बाइलेयर बनाई, फिर पानी के अंदर ऐसे गोल स्ट्रक्चर बना दिया। इससे क्या फायदा होगा कि मेरे पास ये जो हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफिलिक किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? हाइड्रोफिलिक किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? पानी के। ये हाइड्रोफिलिक पानी के कांटेक्ट में। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो पानी से दूर हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। तो कहीं ना कहीं आपको यह समझना पड़ेगा बेटा, आप एक बार थोड़ा सा ना, जिनको ऐसा लग रहा है लैग हो रहा है, एक बार फिर से ज्वाइन करके देखो, या अपना वो चेंज करके देखो कि कौन से पी पर आप देख रहे हो, है ना? आपके नेटवर्क का इशू हो सकता है। ठीक है, यस। तो हमारे पास एक गोल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जो सेल बना था ना, सेल कैसे बना था मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले लिपिड आया होगा, लिपिड ने बाइलेयर बनाई होगी, समझो ध्यान से। तो सेल कैसे इवॉल्व हुआ होगा? मान लो मैं लिखता हूं सेल इवॉल्व हुआ, तो कैसे इवॉल्व हुआ होगा? सबसे पहले फॉस्फोलिपिड होगा, फॉस्फोलिपिड से मेरे पास क्या बना होगा? फॉस्फोलिपिड से क्या बना होगा? बाइलेयर बनी होगी, बाइलेयर से क्या बना होगा? एक क्लोज स्ट्रक्चर बना होगा। और क्या हुआ फिर? तो अंदर का जो पानी है वो क्या बन गया? ये वाला पानी क्या बन गया? साइटोप्लाज्म बन गया। यस और नो? ऐसा हुआ है। अब मैं आपसे कह रहा हूं एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ, फिर मेरे को बताना क्या होगा। देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। व्हेन वी ब्रेक सेल मेम्ब्रेन वी ऑब्टेन, अगर मैं किसी सेल की मेम्ब्रेन को तोड़ दूं, मेरे पास ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, अगर मैं इस सेल की मेम्ब्रेन को तोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मान लो मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया, मुझे क्या मिलेगा बताओ? मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे क्या मिलेगा? आंसर आएगा सी। बताता हूं क्यों। क्योंकि ये छोटे छोटे, ये देखो बेटा, जब मैं इसको तोड़ दूंगा तो तोड़ने के बाद ये ऐसा आ जाएगा, ये डबल लेयर है, ऐसा आ जाएगा। तो ये जो छोटा टुकड़ा है ये गोल घूम जाएगा ऐसे, और एक छोटा वेसिकल बना देगा। क्यों? क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा पानी के कांटेक्ट में आ जाएगा, ये वाला पानी के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो ये घूम के ऐसे गोल बना देगा। इसीलिए क्या होता है कि जब आप मेम्ब्रेन तोड़ते हो
तो छोटे छोटे वेसिकल बनते हैं। जब आप ईआर तोड़ते हो तो छोटे छोटे वेसिकल बनते हैं। इसका कॉन्सेप्ट और कहां यूज होगा? सेल साइकिल में। सेल साइकिल में जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है तो छोटे छोटे वेसिकल्स बन जाते हैं। यस और नो? यस और नो? तो ये दिमाग में अगर आपको बैठेगा तो 10 कॉन्सेप्ट बैठेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चे, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कहां कहां यूज होगा? बायोमोलिक्यूल में, जहां पर क्या है, लिपिड एग्रीगेशन बना लेता है। तो जब आप किसी ऑर्गेनल को तोड़ोगे, जैसे आपने किसको तोड़ दिया, ईआर को, गोल्जी बॉडी को, तो वो तोड़ने के बाद ऐसे गोल से वेसिकल बना देती है जिनको हम माइक्रोजोम्स बोलते हैं। ये हमने पढ़ाया नहीं कभी आपको, लेकिन आगे जाकर फ्यूचर में पता चलेगा आपको। यस और नो? यस और नो? समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? मैंने क्या समझाया? मैंने आपको क्या समझाया? सुन, मैंने आपको यह समझाया कि जैसे आप देख, फिर मैं रिपीट करूंगा जिसको नहीं आया। देख, ये मान ले हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। अब इसके चारों तरफ मैंने एक लिपिड ये लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। मान ले अगर मैं इसको टुकड़े में ऐसे तोड़ दूं तो ये वापसी अगर गोल नहीं बनाएगा। देख मेरी बात समझ ध्यान से। अगर ये मान लो टुकड़े में टूट गया तो ये हिस्सा पानी के कांटेक्ट में आएगा कि नहीं, बता? ये हिस्सा पानी के कांटेक्ट में आएगा, ये हिस्सा पानी के कांटेक्ट में आएगा। तो पानी को अवॉइड करने के लिए बेटर है कि ऐसे घूम के छोटे छोटे वेसिकल्स बना दे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाइलेयर मोनोलेयर बनने से पहले क्या बन जाएगा? स्मॉल वेसिकल्स बन जाएंगे। क्या बन सकते हैं? स्मॉल वेसिकल्स फॉर्म हो सकते हैं। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? यस बेटा। इफ्तिकार अभी क्लास के लिए हम देखते हैं, टाइमिंग के लिए ना। यस, यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ? यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ? आप समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि उसको पानी को अवॉइड करना है। किसको अवॉइड करना है? पानी को अवॉइड करना है। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा? व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है बताओ? सेल क्या होता है? एक चैम्बर होता है। सेल की दीवार किस चीज की बनी होनी चाहिए? एक ऐसी चीज की जो पानी को रिपेल करे। अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे को एक सवाल का आंसर देना, फॉस्फोलिपिड, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, ध्यान सुनना, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 ये है कि लिपिड बाइलेयर जो है इज हाइड्रोफोबिक। डन? डन? ओरल हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। स्टेटमेंट 2, जो फॉस्फोलिपिड है हैव बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। यस और नो? यस और नो? हाँ, फॉस्फोलिपिड में दोनों पार्ट हैं, लेकिन जब ये मेम्ब्रेन बन जाती है ऐसे, तो ये क्या करता है, इसके अंदर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो पानी को रिपेल करता है। इसलिए पानी यहां से यहां तक आसानी से नहीं जा पाता, ठीक है। ठीक है बेटा, जल्दी बताओ, सही है? ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। तो ये हमारे पास क्या है? ये बोथ करेक्ट हो गया। आप समझो, ये क्या हो गया हमारे पास? बोथ करेक्ट हो गया। तो मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अब हम क्या करेंगे बेटा, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, देखो, आपने अगर सबसे पहले मेरी बात समझ ली होगी कि सेल क्या होता है। सेल एक चैम्बर होता है जो बाहर और अंदर के एनवायरमेंट को अलग करता है। पहली बात क्लियर है कि नहीं है? पहली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बाहर पानी है, अंदर भी पानी है, ठीक है। अंदर के पानी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस बेटा। हेड हाइड्रोफिलिक है, हेड हाइड्रोफिलिक है। अब देखो मैंने क्या पढ़ा है, मैंने आपको बोला साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? आयंस होते हैं, पानी होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। वो चीजें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों है, ठीक है। अब हम आ गए, अब हमने क्या किया, देखो ध्यान से, ये फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड क्या होता है? एक लिपिड की टाइप होती है।
जिसमें एक ऐसी चीज होती है जो पोलर हेड है। पोलर हेड कैसा होता है? पोलर हेड कैसा होता है? कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक होगा। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ सॉरी, क्या लिख दिया मैंने? हाइड्रोफोबिक लिख दिया। हाइड्रोफिलिक होगा। कैसा होगा बेटा? हाइड्रोफिलिक होगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? अब मैंने कहा कि जब ये अरेंज होती है तो ऐसे बाइलेयर की फॉर्म में होती है, फिर एक गोल स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम सेल कहते हैं, ठीक है। फिर हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि अगर मैं सेल मेम्ब्रेन को तोड़ूंगा तो वो गोल गोल छोटे छोटे ऐसे वेसिकल्स बना लेगी। ये क्या करेगी? इस तरीके से छोटे छोटे वेसिकल्स बना देगी जब ये मेम्ब्रेन टूटेगी। क्यों? क्योंकि लिपिड ऐसे खुला हुआ नहीं मिल सकता। यहां तक क्लियर हुई है कि नहीं? पहले बताओ, यहां तक क्लियर हुई है कि नहीं? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक क्लियर हुई है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। S1 क्या कह रहा है? सुनो, देखो S1 क्या कह रहा है? लिपिड बाइलेयर कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, ये क्या बोल रहा है? लिपिड बाइलेयर कैसा है? हाइड्रोफोबिक है। तो लिपिड बाइलेयर बेटा हाइड्रोफोबिक क्यों है? क्योंकि ये इसके अंदर की जगह हाइड्रोफोबिक है। ये क्लियर है? जल्दी जल्दी फास्ट, ठीक। अब आओ, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मुझे अब सोच के बताना। बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है। बाहर से अंदर अगर चीजों को ले जाना है, ये क्या है? ये मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? बताओ जल्दी से। मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपिड की। लिपिड में भी कौन सा? फॉस्फोलिपिड। अंदर जो पानी है उसको क्या नाम दिया हमने? क्या नाम दिया है? साइटोप्लाज्म। एक लाइन लिखी है सेल चैप्टर में, लाइन पढ़ता हूं। एक लाइन लिखी है सेल चैप्टर में, ध्यान सुनेंगे। एक लाइन लिखी है सेल चैप्टर में, साइटोप्लाज्म इज अ मेन एरेना ऑफ ऑल एक्टिविटी। एरेना मतलब एरिया, समझ आ रहा है? तो साइटोप्लाज्म में सारी एक्टिविटीज होती हैं। ऑल एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज क्या यहां पर एक्टिविटीज कौन सी होगी? क्या क्या कर रहे हैं यहां पर बेटा? बताओ, कुछ कर रहे हैं? कुछ काम चल रहा है? क्या चल रहा है? रिएक्शन चल रहे हैं। पॉइंट ये है कि अगर मुझे बाहर से कोई चीज अंदर ले जानी है तो इस मेम्ब्रेन पर कुछ चीज लगानी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं चैनल्स। समझ इस बात को। अगर मुझे बाहर से कुछ चीज अंदर भेजनी है तो मेम्ब्रेन पर कुछ लगाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं चैनल्स। मैं आपको चीजें समझाता हूं, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगी। मान लो मेरे पास यहां पर ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन है। सुनियो ध्यान से। क्या ऑक्सीजन चैनल से पास होती है? आर पार जा सकती है? आर पार जा सकती है। लेकिन जाने के लिए उसको कैसा चाहिए? इधर हाई कंसंट्रेशन, एमडी सर ने पढ़ाया था, इधर हाई प्रेशर, इधर कम प्रेशर चाहिए। तो मैं रिपीट करूंगा आपको, मेम्ब्रेन के आर पार बहुत सारी चीजें पास हो सकती हैं। याद आया? बहुत सारी चीजें पास हो सकती हैं। तो अब मुझे सिंपल सिंपल बताओ कि ये जो मूवमेंट है इसका क्या बोलेंगे? इसको मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? अगर ऑक्सीजन मूव कर रही है मेम्ब्रेन के आर पार तो क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। जल्दी बताओ क्या बोलेंगे इसको? जल्दी जल्दी बेटा, क्या बोलेंगे उसको? जल्दी बताओ। ए डिफ्यूजन, बी ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? जल्दी 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 जल्दी, फास्ट, जल्दी बताओ क्या बोलेंगे उसको? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, समझना। एक बार फोकस करो, मैं जो आपको समझा रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा कि जैसे मेरे पास एक सेल है, सेल की मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की। मेरी बात पूरी ध्यान से सुन। सेल की मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है। लिपिड एक हाइड्रोफोबिक चीज है। कोई भी चीज उसके आर पार अंदर जाने के लिए कुछ नियम फॉलो होंगे। गैस जो होती है प्रेशर से मूव करती है। अगर यहां प्रेशर कम है, यहां प्रेशर ज्यादा है तो मूव कर सकती है। पानी, यहां प्रेशर ज्यादा, यहां कम है, ऑस्मोसिस से आ सकता है। लेकिन कुछ चीजों के जाने के लिए मुझे चैनल्स लगाने पड़ेंगे। तो आपको यह समझना है कि सेल में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सेल में क्या होता है बेटा? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ सेल। अगर मुझे सेल के अंदर चीजें लानी है तो कैसे होगी? मूवमेंट कैसे होगी? मूवमेंट बाई, कैसे करेंगे बताओ? मूवमेंट बाई कैसे करेंगे? मूवमेंट बाई डिफ्यूजन, चैनल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन होगा, चैनल्स होंगे, और क्या होगा?
एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं चीजों को समझाने के लिए। 2 मिनट मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझ ध्यान से। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें चाहिए जो बाहर प्रेजेंट है, अंदर नहीं है। मेरी बात समझ। सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, लाइफ की एक यूनिट है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें बाहर से अंदर एंटर करती हैं, कुछ चीजें डायरेक्ट चली जाती हैं। सिर्फ डिफरेंस होना चाहिए किस चीज का, बाहर प्रेशर ज्यादा अंदर प्रेशर कम है, आ जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो जल्दी से, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? पानी बाहर ज्यादा अंदर आ जाएगा, आसानी से अंदर आ जाएगा, आसानी से। कैसे आ जाएगा? अगर बाहर प्रेशर ज्यादा पानी का अंदर कम में आ जाएगा। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे सोडियम, ग्लूकोज, उसके लिए गेट चाहिए, क्योंकि सोडियम पे होता है चार्ज। समझ इस बात को, सोडियम पे होता है चार्ज, और मेम्ब्रेन का अंदर का हिस्सा कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, और सोडियम पे होता है चार्ज। वो ऐसे नहीं जा सकता, तो उसको मुझे गेट लगा के देना पड़ेगा। ऐसे मुझे यहां पर ऐसे गेट लगा के देना पड़ेगा। उस गेट को ध्यान से सुन, उस गेट में से सोडियम जा सकता है, वो डायरेक्ट नहीं जा सकता क्योंकि इस पर चार्ज है, और अंदर का हिस्सा कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। यही चीज आपको समझा रहा हूं कि मेम्ब्रेन पर एक जरूरी चीज होती है, उसका ट्रांसपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रांसपोर्ट। रिपीट करूं, एक बार रिपीट करूं फिर से। बेटा वाटर रिपेल होता है लेकिन प्रेशर से अंदर आ जाता है। यहां तक क्लियर है? रिपीट कर दें एक बार, आप सुने ध्यान से। यदि आपसे कोई कहे कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताओ, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन के आर पर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट बाय डिफ्यूजन, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है मेम्ब्रेन के थ्रू, और उसके लिए कई तरीके होते हैं। कुछ चीजें डायरेक्ट आ जाती हैं बिना रोके हुए, बस फर्क क्या होता है, यहां इसका प्रेशर और यहां प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है बेटा, पानी भी डायरेक्ट आ सकता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कौन सी ऐसी चीज है जो डायरेक्ट पास हो सकती है? लिपिड पास हो जाएगा डायरेक्ट? लिपिड पास हो जाएगा कि नहीं डायरेक्ट, ये बताओ। लिपिड पास हो जाएगा। लिपिड खुद से क्या है, लिपिड कैसा है, मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, लिपिड की। तो लिपिड भी डायरेक्ट पास हो जाएगा। लिपिड भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पास हो जाएगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं बेटा कि आउटसाइड से इनसाइड लाने के लिए मेम्ब्रेन पर कुछ गेट लगे होने चाहिए। उन गेट को हम क्या बोलते हैं, चैनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैनल्स बोलते हैं। एक तो ये ध्यान रखना, ये चैनल्स किस तरह की चीजों का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, जो चीजें पोलर होती है। पोलर समझ में आता है, जिन पर चार्ज होता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चलते हैं। ए कन्वर्ट होता है बी में, कुछ केमिकल रिएक्शन। तो अगर आपसे कहे कि सेल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में क्या है, सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के अलावा। दूसरा मेरे पास है बेटा केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो कहां होते हैं, केमिकल रिएक्शन इनसाइड साइटोप्लाज्म। इनसाइड साइटोप्लाज्म में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। कितने लोगों को यह समझ में आता है कि केमिकल रिएक्शन जो हैं वो तेज हो सकते हैं, फास्ट हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं? ये पता है कि नहीं पता है? ये पता है कि नहीं पता है? ये पता है कि नहीं पता है? पता है। हमें सेल के अंदर कैसे केमिकल रिएक्शन चाहिए, स्लो चाहिए, फास्ट चाहिए? फास्ट चाहिए। फास्ट कराने के लिए मुझे एंजाइम की जरूरत होती है। तो जो केमिकल रिएक्शन इनसाइड साइटोप्लाज्म करवाता है वो कैसे होते हैं, बाई एंजाइम होते हैं। इसीलिए इनका नाम होता है नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। मैं आपको एक चीज क्लियर बता देता हूं, ध्यान से सुनना इस बात को। शायद इस बात को बहुत सारे लोग सीरियसली लेते नहीं है। कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं होता सेल के अंदर जो बिना एंजाइम के हो सके। इसका मतलब सेल के अंदर होने वाले सारे केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन कराने के लिए मुझे क्या चाहिए बताओ? मेटाबॉलिक रिएक्शन कराने के लिए एंजाइम चाहिए। एंजाइम बनी होती है प्रोटीन की। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए?
एंजाइम रिक्वायर है। और एंजाइम किसकी बनी होती है, जल्दी बताओ। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स, हमेशा नहीं। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन। वो क्या है बेटा? मोस्टली प्रोटीन है। अब जरा सोच के बताओ, अगर एंजाइम मोस्टली प्रोटीन है तो हमें क्या चाहिए बेटा? हमें राइबोसोम की रिक्वायरमेंट है। राइबोसोम क्या करेगा? राइबोसोम बनाएगा फॉर्म प्रोटीन। तो एक और चीज हमारे पास होती है, राइबोसोम। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे किसी सेल में सबसे जरूरी चीजों में क्या क्या है, सबसे पहला कंपोनेंट चलो लिख देते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट लिख देते हैं मेम्ब्रेन। इसको दूसरा कर देते हैं, इसको कर देते हैं दूसरा, इसको कर देते हैं तीसरा। दूसरा कंपोनेंट हो गया ट्रांसपोर्ट, तीसरा कंपोनेंट हो गया केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? तीसरा कंपोनेंट हो गया केमिकल रिएक्शन, और चौथा कंपोनेंट हो गया हमारे पास राइबोसोम। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना। मान लो इसमें मुझे एक एंजाइम बनाना है। एंजाइम बनाएगा कौन? राइबोसोम। एंजाइम कौन बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा। सुनना ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से सुनोगे तो सारी चीज समझ में आएगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है कि सेल एक तरह का कंपार्टमेंट होता है जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करता है। पहला, सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो लिपिड की बनी है, जिसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ठीक है? उसके अंदर का एनवायरनमेंट हाइड्रोफोबिक होता है। तीसरी बात, सेल का जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, पानी, ये चीजें होती हैं। साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो हमने आपको क्या बताया? हमने बताया कि सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं जो एंजाइम कराता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। एंजाइम किसके बने हैं? प्रोटीन के। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोटीन कौन सी बनानी है, किस तरह की प्रोटीन बनानी है, और उसमें अमीनो एसिड जुड़ेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये करता है डीएनए, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब मैं यहां पर एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं कि प्रोटीन कौन सी बनानी है, ये कौन डिसाइड करेगा? डीएनए डिसाइड करेगा या जेनेटिक मटेरियल डिसाइड करेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन डिसाइड करेगा? सेल की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं। मेरी बात सुनो, वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। अगर आपसे कोई एक जनरल क्वेश्चन, देखो दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। यदि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे दे दूं आपको, देखो इस क्वेश्चन में क्या फर्क आएगा आप समझना। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं फिर आऊंगा वापसी इस स्लाइड में। क्वेश्चन ये है बेटा कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। उसका सीक्वेंस कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड कब जुड़ेगा? सीक्वेंस इज डिसाइडेड बाई, कौन है जो डिसाइड करेगा? बताओ जल्दी से, कौन डिसाइड करेगा कि जैसे ये एक अमीनो एसिड है ए, फिर उसके बाद बी आया, फिर सी आया, ये कौन डिसाइड करेगा? डिसाइडेड बाई ए ऑप्शन है जेनेटिक मटेरियल, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है मेरे पास डीएनए। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस इज डिसाइडेड बाय डैश इन सेल। अब यहां पर मैंने लिख दिया जेनेटिक मटेरियल, और यहां पर मैंने लिख दिया मान लो डीएनए। ऑल दो जेनेटिक मटेरियल यहां गलत नहीं है। अब यहां पर आंसर डेफिनेटली जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि कुछ वायरस ऐसे हैं जो प्रोटीन बनवाते हैं, उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। लेकिन मैंने यहां पर क्या लिख दिया है? यहां पर लिख दिया है सेल। सेल होने का मतलब डेफिनेटली बी आंसर। दोनों में फर्क मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही आया था, बाद में डीएनए इवॉल्व हो गया। तो हमको यह समझना है कि हमारे पास क्या होगा बेटा, फिर एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, हैव इंफॉर्मेशन टू मेक प्रोटीन, टू मेक प्रोटीन।
नॉर्मली सेल्स में वो क्या होता है बेटा? नॉर्मली सेल्स में क्या होता है? सेल्स हैव डीएनए। और कैसा डीएनए? जिसमें 2 धागे हैं। तो किसी भी सेल में जो भी डीएनए होता है वो क्या होता है? डबल स्ट्रैंड, ऐसा। तो ऐसा धागे वाला स्ट्रक्चर। तो अगर आपसे कोई पूछे तो किसी भी सेल में आपको क्या क्या चाहिए, सुनो। किसी भी सेल में सबसे पहले आपको चाहिए एक सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन पर चैनल है। मेरी बात सुनेंगे? कौन बच्चा बताएगा कि सेल मेम्ब्रेन को हम लिविंग बोलते हैं या डेड बोलते हैं? यहां पर लिविंग और डेड का क्या मतलब? मेरी बात समझ ध्यान से सुन। मेरे हाथ में ये फोन है, ये फोन लिविंग और डेड का क्या मतलब है? क्या मतलब है? ये जिंदा थोड़ी होता है, कभी चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन के लिविंग और डेड का मतलब है काम करना। सेल मेम्ब्रेन को हम लिविंग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चैनल लगे हुए, वो काम कर रही है। सेल वॉल को हम डेड बोलते हैं। रीजन, सेल वॉल क्या होती है बेटा? सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है, देख समझ इस बात को। जैसे मान ले मेरे पास ये कप है, इस कप के चारों तरफ मैंने एक मोटी सी लेयर मिट्टी की लगा दी, वो सेल वॉल बन गई। तो उसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है प्रोटेक्शन के अलावा। तो सेल मेम्ब्रेन को हम लिविंग मानते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर काम करती है, उस पे चैनल्स होते हैं, वो एक डायरेक्शन में काम करती है। सेल वॉल को हम डेड मानते हैं क्योंकि सेल वॉल एक तरह की डिपोजिशन है जो सेल ने अपने बाहर निकाल के लिखी है। क्लियर है? समझो ध्यान से। और सेलुलोज जो है, सेलुलोज एक तरह का बाई प्रोडक्ट टाइप की चीज होती है। ये हमें पढ़ा है कहीं कि सेलुलोज काम की चीज नहीं है, एक तरह का वेस्ट मटेरियल है जो प्लांट सेल ने बाहर लगाया है। ये पढ़ा है हमने कहीं? कहीं पढ़ा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कहीं पढ़ा है हमने? तुम्हारे सिलेबस में कहीं है? बायोमोलिक्यूल में सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेलुलोज इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट मतलब वो काम नहीं करता कुछ, एक तरह का वेस्ट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोर लिविंग स्ट्रक्चर क्योंकि उस पे चैनल्स होते हैं। सेल वॉल एक डेड टाइप का स्ट्रक्चर है जो सेल के बाहर रिलीज किया हुआ एक केमिकल है। और सेलुलोज एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, वो कन्वर्ट नहीं होता रहता एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक बार डिपॉजिट कर दिया तो रहेगा। यस। तो सबसे पहली जरूरी चीज है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे क्या चाहिए बता बेटा? ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे क्या चाहिए? सर चैनल चाहिए। क्या चाहिए मुझे? चैनल चाहिए। चैनल भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। चैनल चाहिए, ठीक है? क्लियर? अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, बताना। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट अकर ओनली थ्रू प्रोटीन चैनल। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स ये बताओ। सेल मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट सिर्फ सिर्फ चैनल के थ्रू होता है। फॉल्स है? नहीं नहीं नहीं। चैनल के अलावा गैस भी तो मूव करती है, सिंपल डिफ्यूजन। इसके अलावा चैनल जैसे ही पंप होते हैं कुछ। यस, फॉल्स है बेटा, फॉल्स है। तो मेरे पास सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया चैनल। चैनल ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद मेरे पास एक ऑर्गेनल होती है जिसे कहते हैं राइबोसोम, मुझे ये चाहिए। उसके अलावा मुझे यहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चाहिए। मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन चाहिए। उसके अलावा मुझे एक जेनेटिक मटेरियल चाहिए जो नॉर्मली डीएनए होता है। ये 5 चीज मुझे जरूर चाहिए, इसके बिना सेल नहीं बनेगा। आप समझ लो, इसके बिना सेल बनता ही नहीं है। इनमें से क्या चीज नहीं होती? क्या चीज नहीं होती वायरस के पास? साइटोप्लाज्म नहीं है। सुन ध्यान से, वायरस नॉन लिविंग क्यों है? सेल ही नहीं बनेगा तो लाइफ नहीं बनेगी। व्हाट इज सेल? सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है। वायरस में क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है, कवर भी होता है, मान ले प्रोटीन का ही कवर है, उसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चलता, उनमें कोई राइबोसोम नहीं होता। सेल बनाने की ये 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। समझ आया? समझ आया? साइटोप्लाज्म नहीं है तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, राइबोसोम नहीं है तो इसका मतलब वायरस अपनी खुद की कोई प्रोटीन नहीं बना सकता,
खुद के कोई रिएक्शन नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या होगा, जब भी वायरस को काम करना है तो किसी दूसरे के साइटोप्लाज्म में घुसेगा, क्योंकि वहां उसे काम करने के लिए मीडियम मिलेगा। यस और नो? यस और नो? मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, जो भी बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। आपने सेल बचपन में जो पढ़ा भूल जाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट है। सेल एक तरह का चैम्बर होता है जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करता है। सब जगह पानी है, तो बाहर भी पानी था, अंदर भी पानी था। अंदर जो पानी था उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसमें कुछ आयंस, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीजें होती हैं। अंदर जो पानी है वहां पर उसको बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए बाहर से चीजें अंदर आनी पड़ेगी, तभी सेल जिंदा रहेगा। जब बाहर से चीजें तुम्हें अंदर लानी है तो उसके लिए तुम्हें चैनल्स की जरूरत पड़ती है जो मेम्ब्रेन पर होते हैं। उसके अलावा सेल के अंदर काफी सारे रिएक्शन चलते हैं जिनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको कौन कराता है? उनको एंजाइम कराता है। जब एंजाइम कराता है तो उनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन कराने वाले एंजाइम किसके बने हैं? प्रोटीन के। और जो प्रोटीन होती है बेटा, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए। और राइबोसोम जो है प्रोटीन किसकी मदद से बनाता है? जो डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। तो ये 5 चीजें सेल में होनी चाहिए। पहला, मेम्ब्रेन, उस पे चैनल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और किसी भी तरीके का जेनेटिक मटेरियल, नॉर्मली हमेशा डबल स्ट्रैंड डीएनए। क्लियर है? ठीक? यस। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन में क्या गड़बड़ थी, मैंने लिखा है प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? जेनेटिक मटेरियल। वायरस वर्ड इंक्लूड नहीं था। अगर यहां पर सेल लिख दिया तो ये ठीक है। क्लियर है? एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मैंने ये बोला था कि अक्रॉस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट अकर ओनली बाई, ठीक है, अक्रॉस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट अकर ओनली बाई चैनल। यस और नो? स्टेटमेंट 2, अक्रॉस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट अकर ओनली बाई चैनल। स्टेटमेंट 2, साइटोप्लाज्म present in all living cell. यस और नो? यस और नो? मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। दोनों ठीक है? स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, ये ठीक है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। हमारे पास प्लांट्स में एक सेल होता है। प्लांट्स में हमारे पास एक सेल है, ये सेल स्क्लेरेनकाइमा है। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म की जगह लिग्निन भर जाता है। जहां साइटोप्लाज्म था उसके प्लेस हैव लिग्निन। अब मुझे सोच के बताओ, क्या ये सेल कहलाएगा? हां, कहला सकता है। पर ये कैसा सेल कहलाएगा? डेड। क्योंकि लिविंग सेल होने के लिए क्या फीचर होना चाहिए? क्या फीचर होना चाहिए? साइटोप्लाज्म नहीं है। मेरी बात समझ ध्यान से, मैं क्या समझा रहा हूं तुझे। स्क्लेरेनकाइमा सेल डेड क्यों है? क्योंकि साइटोप्लाज्म खत्म कर दिया था। सेल वो नॉर्मल, पहले वो एक नॉर्मल सेल था, साइटोप्लाज्म में आपने लिग्निन नाम का केमिकल भर दिया, मर गया सेल। तो सेल को मारने के कई तरीके होते हैं। पहला, उसके अंदर की जगह को भर दो। दूसरा, उसकी मेम्ब्रेन पर कुछ ऐसा लगा दो ना बाहर से कुछ अंदर आए ना अंदर से बाहर जाए, तो भी मर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बेटा साफ साफ ही लिख रहा हूं। अगर तेरे को थोड़े सा प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करता हूं और साफ लिखने की। ठीक है, कल से कोशिश करूंगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा और साफ लिखने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है? यस? ठीक। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आरबीसी क्या सेल है? देखो, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, पर साइटोप्लाज्म है, मेम्ब्रेन है, राइबोसोम भी होते हैं। न्यूक्लियस हट गया
पर न्यूक्लियस ने अपनी इंफॉर्मेशन छोड़ दी। मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। अगर मैं आपसे कहूं क्या आरबीसी सेल है, देखो बेटा आप समझो ध्यान से, ये सारी चीजें आपके लिए कॉन्सेप्चुअल हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो आपके दिमाग में घूमता रहेगा कि सर ये आया नहीं, ये आया। आरबीसी इज सेल। क्या हुआ था कहानी में समझाता हूं आपको। आरबीसी सेल है, देखो आरबीसी के पास मेम्ब्रेन है, उसके अलावा साइटोप्लाज्म है, कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है। और हमारे पास क्या चैनल है, बिल्कुल है, चैनल होंगे, ठीक है। और मेरे पास क्या हो सकता है, इसमें राइबोसोम हो सकते हैं। पहले न्यूक्लियस भी था। पहले क्या था, मान लो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस पहले था, न्यूक्लियस पहले था, उसके अंदर डीएनए भी था। तो उस डीएनए ने क्या करना है वो बता दिया, अब हट गया। मतलब न्यूक्लियस जो था बेटा पहले था, अब नहीं है। तो डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन इसको बता दी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बेटा अब न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, पहले था। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है वो प्रेजेंट होता है, वो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है ना। डीएनए एब्सेंट हो गया क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये सेल की तरह काम कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। समझ आया, समझ आया। कोई ऐसा बच्चा है जिसको थोड़े डाउट चल रहे हैं, बताओ। मैंने क्या बोला है, मैंने कहा किसी भी सेल के होने के लिए 4-5 रिक्वायरमेंट होती हैं। पहला मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन पर चैनल्स वगैरह होंगे, राइबोसोम होंगी, समझ, रिएक्शन चल रहे होंगे। तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल भी था। उस जेनेटिक मटेरियल ने डीएनए से आरएनए बनाकर छोड़ दिया। अब आरएनए क्या होता है, आरएनए में इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने के लिए। समझ ध्यान से, सेल के अंदर क्या लिखा है बेटा, कहां लिखा है, मेम्ब्रेन लिखा है, साइटोप्लाज्म लिखा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन लिखा है, राइबोसोम लिखा है, चैनल लिखे हैं, और क्या लिखा है। यस, ठीक है। अच्छा, दूसरा सुन ध्यान से। अब क्या होगा, आरबीसी कितने दिन में मर जाएगा, 120 दिन में, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन थी 120 दिन में। अब जैसे मैं तेरे को समझाता हूं, तुम में से कितने लोगों ने सीव ट्यूब सुना है, सीव ट्यूब सुना है, देख क्या होता है। सीव ट्यूब भी एक सेल होता है, ऐसा प्लांट सेल होता है, और इसके साथ ये कंपेनियन सेल लगा होता है। सुना है किसी ने, कंपेनियन सेल। मैं सिर्फ आपको सेल के कॉन्सेप्ट के आसपास घुमा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। कंपेनियन सेल है और ये सीव ट्यूब है। अब क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्या साइटोप्लाज्म में देख क्या क्या चीजें हैं, साइटोप्लाज्म है, हां सर है, ठीक है। राइबोसोम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रख लो, मर्जी है, रख सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, हो सकता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेंगे, हाँ, मेम्ब्रेन भी होगी, मेम्ब्रेन भी होगी। लेकिन जो भी जरूरी काम है इससे करवाने के लिए, इसके बीच में गैप होता है, मतलब कनेक्शन होते हैं इसके न्यूक्लियस से। इसका न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करता है। इसका मतलब सेल होने के लिए इसमें सारी चीजें हैं, न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस ना होने की वजह से ये कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस अपने आरएनए या किसी भी तरह इसको कंट्रोल करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सीव बेटा ये फ्लोएम में होता है। सीव ट्यूब के बगल में एक सेल होता है कंपेनियन सेल, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है, सीव ट्यूब भी विदाउट न्यूक्लियस होता है। अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो सेल की डेफिनेशन में, या सेल क्यों है, क्योंकि ये इसका न्यूक्लियस इसे कंट्रोल करता है। अब समझो चीजों को। मैं फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं। अगर लग रहा है आपको मैं फिर से स्लो और कर देता हूं, और स्लो कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको
कुछ बेसिक बातें सीखनी पड़ेंगी। मैं एक बार आज का सारा एक बार रिपीट कर देता हूं, टेंशन ना लो। जिन भी बच्चों को लगा 1% भी, पहले एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा है, पहले सुनिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने पढ़ाया, आपने छोटी क्लास में पढ़ा था व्हाट इज सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक डेफिनेशन है। ये क्या है? एक सिर्फ डेफिनेशन है। सेल का मतलब होता है एक ऐसा चैम्बर, रिवाइज कर रहे हैं, एक ऐसा चैम्बर जो बाहर और अंदर की चीजों को अलग करता है। अब चैम्बर की ये जो दीवार है वो किसकी बनी होती है? लिपिड की। अंदर क्या है? लिक्विड है। बाहर लिक्विड है। बाहर के बाहर एक्वस मीडियम है, अंदर एक्वस मीडियम को क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। जो वॉल है ऑफ, ये है ना वॉल ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन, सुनो ध्यान से। जो वॉल ऑफ सेल है, जो वॉल ऑफ सेल, ये जो दीवार है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सुने ध्यान से, सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। सुनो क्या हमने लिखा है, देखो क्या लिखा हमने। हमने लिखा है कि जो दीवार है सेल की, वो किसकी बनी है? सेल मेम्ब्रेन, जो बाहर और अंदर के एनवायरमेंट को अलग करता है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन खुद से कैसी है? हाइड्रोफोबिक। क्लियर है? सही है, हाइड्रोफोबिक, और उसके अंदर एक पार्ट हाइड्रोफिलिक भी होता है। आप देखो साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा क्या है? पानी। साइटोप्लाज्म का मेन काम क्या होता है? मीडियम की तरह काम करता है। यस। और साइटोप्लाज्म में सारी चीजें होती है। अब देखो हमने क्या बोला है, हमने बोला है लिपिड एक ऐसी चीज होती है वाटर इनसॉल्युबल होती है। उसका एक एग्जांपल फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड में चार्ज और अनचार्ज, जैसे ये लंबी चेन जो है ना, ये अनचार्ज है, इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं, इसको पोलर हेड कहते हैं। मैं इन दोनों को जब ऐसे लगा दूं तो एक डबल लेयर बन जाती है। एक देख, डबल लेयर का क्या मतलब है? ये देख, एक लेयर ये रही और एक लेयर ये रही, इसको कहते हैं बाई लेयर। क्या बोलते हैं? बाई लेयर। तो मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड खुद को ऐसे लगाता है ताकि, सुने ध्यान से, ताकि क्या कर सके? सुनो ध्यान से, ऐसे लगाता है ताकि क्या कर सके बेटा? पानी से दूर जा सके, और एक गोल स्ट्रक्चर बनाता है। तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो कैसे अरेंज होगा? बाई लेयर, ताकि वो बाहर और अंदर के पानी को अलग कर सके। सही है। अगला हमने क्या बोला था? हमने बोला कि जब मेम्ब्रेन को तोड़ूंगा तो वो एक गोल स्ट्रक्चर बना लेगी। यस, यस, यस। क्या है? गोल स्ट्रक्चर बना लेगी। क्यों बना लेगी? क्योंकि जब भी आप मेम्ब्रेन को तोड़ोगे तो लिपिड पानी को एक्सपोज हो जाएगा और वो गोल स्ट्रक्चर बनाएगी। यस। तो लिपिड की बाइलेयर ओवरऑल, ओवरऑल का क्या मतलब होता है? हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल हाइड्रोफोबिक होती है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि मेम्ब्रेन पानी रोकती है। फॉस्फोलिपिड में क्या है? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों होता है। यस। अब आ जाओ, हमने बोला कि किसी भी सेल में 5 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले बाहर मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि आपको समझना है बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है। ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? चैनल्स की। किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? चैनल की जरूरत पड़ेगी। तो बाहर और अंदर मूव करने के लिए केमिकल रिएक्शन, मतलब सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं। उन केमिकल, बेटा मेरी बात सुन, तुमने बहुत सारे केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं, CO2 प्लस H2O, सल्फ्यूरिक एसिड वाला पढ़ा, बहुत रिएक्शन पढ़े होंगे। लेकिन जो भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होता है उसको एंजाइम कराता है। ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा एक खास चीज सुनना, मेटाबॉलिक रिएक्शन कराने के लिए हमेशा एंजाइम चाहिए और पानी एज अ मीडियम चाहिए। मैं आपको समझाता हूं, मेरे को एक एक एग्जाम, मैं आपको 2 स्टेटमेंट बोल रहा हूं। मेटाबॉलिक रिएक्शन कराने के लिए एंजाइम चाहिए और पानी चाहिए। अब मुझे सोच के बता, बीज, सीड, सीड में मेटाबॉलिक रिएक्शन कम होंगे या ज्यादा होंगे? सीड जो है, सीड, उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम होंगे। क्यों? क्योंकि पानी कम है। इसे ही तो लिखा है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, कि पानी जो है वो सिर्फ 10-15% बचता है। यही तो लिखा है। पानी कम होने से क्या होगा? क्या कम हो जाएगा? मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो चीज में रिएक्शंस नहीं चलेंगे। हाथ बात समझ में आई नहीं आई? यही मैं आपको समझाने को, यही बेसिक्स हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एंजाइम चाहिए। एंजाइम किसके बने हैं? प्रोटीन के। प्रोटीन बनाने के लिए मुझे एक ऑर्गेनल चाहिए होती है, राइबोसोम। जेनेटिक मटेरियल में इंफॉर्मेशन है टू मेक प्रोटीन, और ये हमारे पास हमेशा क्या होता है? एक डबल स्टैंडर्ड DNA। तो ये 5-6 रिक्वायरमेंट है जो सेल के अंदर होनी चाहिए। समझ इस चीज को। अब मैंने तुझे कुछ क्वेश्चन दिए,
ये वाला देख, मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक प्लांट सेल होता है स्क्लेरेन्काइमा, उसके साइटोप्लाज्म में लिग्निन होता है। लिग्निन क्या है? केमिकल भर जाता है। ऐसे केमिकल भरने की वजह से वो डेड हो जाता है। ऐसे ही मैंने आरबीसी का एग्जांपल दिया। आरबीसी एक लिविंग सेल है बेटा। कैसा सेल है? लिविंग सेल है। क्यों है? क्योंकि उसमें सारी चीजें हैं, मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, मेटा, बस न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस भले ही नहीं है, पर न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए। डीएनए क्या बनाता है? आरएनए। डीएनए क्या बनाता है? आरएनए, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन है। क्लियर है कि नहीं? सेम सीव ट्यूब देख लो, तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस, कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है, ये कंट्रोल करता है इस सेल को। इस सेल को ये कंट्रोल, इस, ये भी एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसको कंट्रोल करता है। यस और नो? यस और नो? ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं, मेरी बात सुनना। यहां तक क्लियर है? बेटा सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक काउंट होती है। क्यों काउंट होती है? क्योंकि वो पानी को रोकती है। एक चीज लास्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे, इधर देखना। अब मैं आपसे कहता हूं ये दो टाइप के सेल है, सुनना ध्यान से। यहां पर सेल मेम्ब्रेन है, हाँ सर, ठीक है। यहां पर साइटोप्लाज्म है, हाँ सर। इस पर चैनल हो सकते हैं, हाँ सर, चैनल भी हो सकते हैं। इस पर ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। क्या है? डीएनए, ठीक है सर। और ये साइटोप्लाज्म है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सारे केमिकल रिएक्शन कहां हो रहे हैं? सारे जो भी रिएक्शन होंगे वो कहां होंगे? एक सिंगल चैम्बर में। तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है? एक सिंगल चैम्बर है। क्या है बेटा? एक सिंगल चैम्बर है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक सिंगल चैम्बर है जहां पर ऑल केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। अब ठीक है, राइटिंग, ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग। क्या यहां तक कोई डाउट है तुझे? बता बता। ठीक है, यहां तक ठीक है? सही है सर, ये सारी चीजें हैं, सही है। उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद जरा इसमें देखते हैं। ये मेरे पास मेम्ब्रेन है, इस पे चैनल भी हो सकता है, इस पे राइबोसोम भी हो सकता है यहां पर, ठीक है। यहां ये साइटोप्लाज्म है, ठीक। ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, जेनेटिक मटेरियल को मेम्ब्रेन जैसी एक दीवार से सराउंड कर दिया। तो जेनेटिक मटेरियल का क्या है? एक सेपरेट चैम्बर बना दिया। क्या करा दिया? सेपरेट चैम्बर बना दिया। अब मुझे बताओ ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हमने यहां वाले रिएक्शन इससे अलग करने के लिए, जो ये रिएक्शन करा रहा है उनको इस रिएक्शन से अलग करने के लिए हमने एक अलग चैम्बर बना दिया। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? एक सेपरेट चैम्बर बना दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? हमारे पास क्या हो रहा है कि जो रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो किस में हो रहे हैं? बताओ। अकरिंग इन साइटोप्लाज्म में तो हो रहे हैं, अदर चैम्बर भी हैं, प्लस अदर चैम्बर, अदर चैम्बर, बताना। अब इन चैम्बर का नाम बदल के हमने रख दिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसी को कहते हैं मेम्ब्रेन की बनी हुई ऑर्गेनल। और ये मेम्ब्रेन वही लिपिड की बाइलेयर है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। और इस जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस। क्लियर? तो इसका मतलब अगर आप मेरी बात समझ पाओ, साइटोप्लाज्म यहां सिंगल चैम्बर है, क्लियर है। और जो बेटा जेनेटिक मटेरियल के रिएक्शंस जो हैं, जेनेटिक मटेरियल कैसा है? साइटोप्लाज्म में है, इन साइटोप्लाज्म। इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। क्या इसमें कोई चैम्बर है साइटोप्लाज्म के अलावा? बताओ, क्या इसमें कोई चैम्बर है साइटोप्लाज्म के अलावा? मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं। प्रोकैरियोटिक सेल के सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं, सही है? हाँ सर, सही है।
तो डीएनए से डीएनए बनाने को क्या बोलोगे? डीएनए रेप्लिकेशन, वो भी साइटोप्लाज्म में होगी। सोचो, हां सर। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, साइटोप्लाज्म। प्रोटीन, साइटोप्लाज्म। यहां हमने अलग रिएक्शन करा दिए। कौन से रिएक्शन में बताता हूं। न्यूक्लियस के अंदर देखो, अदर चैम्बर में क्या है, एक चैम्बर जैसे न्यूक्लियस है, तो इसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें रिएक्शंस कहां होंगे? रिएक्शन एक तो साइटोप्लाज्म में होंगे, हां सर, बढ़िया लग रहा है। एक कहां होंगे? चैम्बर्स में, जिनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनल। जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनल। बचपन में घर घर खेले हो क्या? हाँ सर, खेले हैं। हम क्या करते थे? घर घर खेलते थे, तो घर के अंदर एक छोटी सी कुछ चादर वगैरह रख के एक झोपड़ी जैसा बना लेते थे। तो हमने घर के अंदर एक और घर बना लिया। ये यूकैरियोटिक सेल है। इसे ही हम कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंट बना लेना, जैसे रेल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट बना देते हैं ना, वैसे ही है। समझ आया? बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा सर, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कहानी है? देख जरा, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन क्यों बनाई? ये अलग चैम्बर कर देंगे, ये अलग चैम्बर कर देंगे, यहां रिएक्शन अलग होगा, यहां रिएक्शन अलग होगा। अगर किसी ऑर्गेनल में डबल मेम्ब्रेन है, इसका मतलब वहां पर कंपार्टमेंट के अंदर कंपार्टमेंट है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये अगर तू प्रोकैरियोटिक सेल सही से नहीं समझेगा तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसका मतलब रिएक्शन इन साइटोप्लाज्म चैम्बर्स को हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनल। यस। न्यूक्लियस एक सेपरेट चैम्बर है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। यस। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले ये वाला सेल आया होगा, उसके बाद चैम्बर बनाकर ये वाले सेल बने होंगे। यस और नो? यस और नो? बेटा सीव ट्यूब सेल का नाम है। सीव ट्यूब एक सेल का नाम है। अगर आप मेरी बात समझ पाए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या समानता है? इसमें भी मेम्ब्रेन है, इसमें भी मेम्ब्रेन है, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल है, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल है। इसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म है, इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में, मतलब एक अलग चैम्बर में। न्यूक्लियस को समझ पा रहा है? एक अलग रिएक्शन है। सही है, एक अलग रिएक्शन है। सही है कि नहीं? बता भाई। ठीक है। यस। अच्छा, आप में से अब एक देखा है, शहरों में एक नया कल्चर आ गया है। एक नया कल्चर आ गया है। क्या कल्चर है सर? कल्चर ये है, सुनिए ध्यान से, कल्चर ये है कि ओपन किचन होने लगे। क्यों? क्योंकि किचन को यार लगा डेली हर 10 मिनट में किचन यूज हो रहा है, तो गेट खुला ही रहता है। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ है। अब सुन ध्यान से, क्या है, मैं तेरे को एक चीज समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझियो। अगर कॉन्सेप्ट पकड़ेगा तो मजा आएगा। देख क्या हुआ था एक्चुअल में, क्या हुआ था समझ। एक्चुअल में कहानी क्या थी कि मान लो मैंने ये सेल बना दी, कोशिका बना दी, ये सेल है। अब इस सेल को मान ले मैं नाम दे देता हूं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है सर, रख दो नाम। अब मान लो मैंने ये न्यूक्लियस बना लिया, ये न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेन का। ठीक है सर, बढ़िया लग रहा है। इसको मान लो मैंने ईआर लिख दिया। अब क्या है, यहां से चीज यहां चैनल के थ्रू जा रही है, लेकिन मुझे पता है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में मुझे लगातार चीजों को मूव करना है। तो मैंने यहां पर बड़े गेट बना दिए। मतलब मैंने क्या करी, कहीं कहीं पर बड़े गेट बना दिए। बड़े गेट कैसे बनाऊंगा? ये मेम्ब्रेन यहां पर ऐसे जोड़ दी, तो इसको बोल दिया न्यूक्लियर पोर। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि साइटोप्लाज्म और ईआर, ईआर और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या ज्यादा कम्युनिकेशन होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के? इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें बड़े गेट छोड़े हैं। नहीं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। लेकिन मैंने क्या किया है, चैम्बर अलग कर दिया है। इसको न्यूक्लियस बोला, इसके अंदर। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने ये मेम्ब्रेन किसकी बनाई है? लिपिड की बाइलेयर। ये भी लिपिड की बाइलेयर है। इसीलिए इसीलिए जब सेल साइकिल पढ़ोगे वहां पढ़ाया जाएगा कि ईआर को जब तोड़ते हैं वो वेसिकल बना लेता है। वेसिकल दिखता नहीं है। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि न्यूक्लियस एक अलग चैम्बर है, यहां पर न्यूक्लियर पोर होता है। न्यूक्लियर पोर क्या काम करता है बताता हूं। न्यूक्लियर पोर क्यों बनाए गए? क्योंकि न्यूक्लियर पोर क्या है, जहां पर ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में मिलती हैं। ये ज्यादा कम्युनिकेशन करना है इसके और इसके बीच में।
चैम्बर भी अलग रखना है, ज्यादा कम्युनिकेशन, तो गेट लगभग ऐसा बनाया जाता है, ज्यादा गेट बनाए जाते हैं, कंट्रोल किया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां से और यहां के कम्युनिकेशन में सिर्फ चैनल लगा दो, उससे काम चल जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है? मैंने क्या बोला कि वो टूट जाएगा, तो ये सही बोला, उसमें गलत क्या है? तो इसका मतलब हम यहां पर आज इसको रोक रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पे। तो टाइप ऑफ सेल आप ध्यान से रखो, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। अगर आप मेरे साथ फील कर सकते हो, यूकैरियोटिक सेल इज नथिंग बट चैम्बर के अंदर चैम्बर है, मतलब एक सेल है उसके अंदर अलग अलग चैम्बर है। तो जब भी मैं आपको कोई ऑर्गेनल पढ़ाऊंगा तो उस चैम्बर में होने वाले फंक्शन पढ़ाऊंगा और उस चैम्बर का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। मान लो मैं आपको ईआर पढ़ाऊंगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसकी शेप कैसी, मतलब मेम्ब्रेन ने कैसी शेप बनाई। दूसरा, वहां कौन से काम हो रहे हैं, काम क्या होंगे, केमिकल रिएक्शंस। यस, जल्दी बताओ। फर्स्ट क्लास है बेटा, आज थोड़ा सा मजा करो। नहीं, मजा नहीं करना, ठीक है। क्लास आपकी 1 घंटा 45 मिनट की पूरी होगी, टेंशन नहीं लेंगे किसी प्रकार की, ठीक है। यस, आपने जो भी समझ आया आप हमें बताइएगा कमेंट में। स्पीड में कुछ चेंज करना है, कुछ रिक्वायरमेंट है आपकी, वो बताइए, वो सारी पूरी की जाएगी। इस क्लास के बाद इस स्लाइड पर मैं 10 क्वेश्चन लिखूंगा आपको, जिसको मैं डोपा कहता हूं। ये पीडीएफ की फॉर्म में क्लास के बाद, तुरंत नहीं, क्लास के आधे घंटे के अंदर अवेलेबल हो जाएगी आपको। आज डीपीपी नहीं करनी है आपको, 1-2 क्लास तक नहीं करनी है, उसके बाद से आपको बता दिया जाएगा कि आपको कब से डीपीपी करनी है। डीपीपी आज से कल तक में अपलोड हो जाएगी। यहां तक कुछ है? ठीक है। न्यूक्लियस एक चैम्बर है जो यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुने ध्यान से, कुछ नाम याद कर लें आप ताकि आपके लिए अच्छा रहे। प्रोकैरियोटिक सेल को हम एक और नाम देते हैं बैक्टीरिया, जैसे टूथपेस्ट को नाम देते हैं कोलगेट, बैक्टीरिया। इसमें आता है ई कोलाई, इसमें आता है लैक्टोबैसिलस। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है, लैक्टोबैसिलस ये नाम है। यहां पर आते हैं, यहां पर आपने जो नाम सुने हैं ईस्ट, आपने प्लांट के अंदर एक सेल होता है उसे मीजोफिल सेल कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे सेल, ईस्ट हो गया, मीजोफिल सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, न्यूरॉन्स, ये सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक सेल है। फिर यूकैरियोटिक सेल में ही प्लांट और एनिमल सेल बनते हैं, ठीक है। वेब वर्जन थोड़ा सा और ठीक कराते हैं, सही है। थोड़ा सा बेटा आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, हम लोग पूरी तैयारी के साथ चलेंगे, ठीक है। हाँ, आप अपनी जो भी कमेंट है, अब कल आपकी एमडी सर की क्लास हम कैसे प्लान कर रहे हैं, 1 दिन बॉटनी 1 दिन जूलॉजी। रीजन क्या है, 3 दिन बॉटनी 3 दिन जूलॉजी से वो ज्यादा ठीक होता है, क्योंकि आपके पास टाइम होगा क्वेश्चंस करने का, क्वेश्चंस खूब मिलेंगे आपको, ठीक है। क्लियर है। कैंसर सेल के बारे में बता देता हूं। कैंसर सेल एक ऐसा सेल होता है जो तेज डिवाइड करता है, तो सेल की अपनी एक डेथ होती है, डेथ का टाइम होता है, सेल मर जाता है एक टाइम के बाद, ठीक है, टाइम के बाद मर जाता है। तो डोपा आज मिलेगा, हाँ डोपा इस पीडीएफ के साथ मिलेगा। डीपीपी आपको 1-2 दिन के बाद से करनी है, अभी मैं लिख दूंगा क्लास खत्म होते ही। मैं बताता हूँ डोपा क्या होता है, क्लास खत्म होके आप रेस्ट करते हो, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, बस ये होता है, ठीक है। वॉइस इंप्रूव करिए, करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, खाना खाने का टाइम करते हैं बेटा, इस पर डिस्कस करते हैं, चलिए बाय।